चलिए फ्रेंड्स, कल्पाक्ष के 300 डेज हार्ड चैलेंज में 72 डेज आप कंप्लीट कर चुके हैं। एक बार फिर से 73rd डे में हम लोग पॉलिटी के 100 क्वेश्चंस आपके लिए लेकर के आए हैं। तो 73rd डे में आज पॉलिटी के इन क्वेश्चंस को हम लोग डिस्कस करते हैं, एक एक करके देखते हैं इन क्वेश्चंस को। चलिए क्वेश्चन नंबर 1, भारत में राज्यों के बीच सहयोग और समन्वय सुनिश्चित करने के लिए निम्नलिखित में से कौन से अतिरिक्त संवैधानिक, ठीक है, अतिरिक्त संवैधानिक और अतिरिक्त कानूनी उपकरण हैं, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज आर एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल एंड एक्स्ट्रा लीगल डिवाइसेस फॉर सिक्योरिंग कोऑपरेशन एंड कोऑर्डिनेशन बिटवीन द स्टेट्स इन इंडिया, यानी कि जिनका प्रोविजन न तो कॉन्स्टिट्यूशन करता है और न ही कोई लॉ बना करके जो है इनको बनाया गया है, ठीक है। तो ऐसे कौन कौन से इंस्टीट्यूशंस हैं, ठीक है। एनडीसी, ओके, राष्ट्रीय विकास परिषद या जिसको हम लोग क्या कहते हैं नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल, ठीक है, न कॉन्स्टिट्यूशनल है न लीगल है। राज्यपाल सम्मेलन, ठीक है, इसका भी क्षेत्रीय परिषद जो है वो क्या है, इसके लिए लॉ बना हुआ है, हम लोगों को अच्छी तरीके से पता है, ठीक है। स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट या राज्य पुनर्गठन अधिनियम 1956 के अंतर्गत इन क्षेत्रीय परिषदों का गठन किया गया था, तो इनका कानूनी आधार है, लीगल बेसिस है, ठीक है। अंतर्राज्यीय परिषद, ठीक है, अंतर्राज्यीय परिषदों का प्रावधान तो हमको बताइए आर्टिकल 263 कॉन्स्टिट्यूशन में ही किया गया है। तो आपका आंसर क्या होगा, फर्स्ट एंड सेकंड आंसर हो जाएगा आपका ए, ठीक है। द नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल, ठीक है, नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल के लिए ना तो कोई एक्ट है और ना ही कोई कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन है। द गवर्नर्स की कॉन्फ्रेंस जो होती है उसके लिए भी दोनों में से कोई चीज नहीं है। जोनल काउंसिल्स के लिए हमको पता है स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट 1956 के थ्रू इनको बनाया गया है। इंटर स्टेट काउंसिल्स का प्रोविजन जो है आर्टिकल 263 में किया गया है, ठीक है। तो आपका आंसर हो जाएगा 1 और 2। चलिए ए, क्वेश्चन नंबर सेकंड को देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकंड, निम्नलिखित में से कौन से ऐसे मामले हैं जिन पर संविधान संशोधन केवल आधे से कम राज्यों की विधायिका के अनुमोदन से ही संभव है, ठीक है। इधर देख लेते हैं थोड़ा सा। विच ऑफ द फॉलोइंग आर मैटर्स ऑन विच अ कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट इज पॉसिबल ओनली विद द रेटिफिकेशन ऑफ द लेजिस्लेचर ऑफ नॉट लेस देन, ठीक है, नॉट लेस देन 1/2 ऑफ द स्टेट्स, ठीक है। यानी कि थोड़ा सा हिंदी में अगर हम लोग ट्रांसलेशन देखें तो इसका मतलब ये है कि ये मामले जो दिए हुए हैं इनमें से ऐसे कौन से मामले हैं जिनमें संशोधन करने के लिए जो है कम से कम आधे राज्यों का समर्थन आवश्यक होता है, ठीक है। तो राष्ट्रपति का चुनाव, ठीक है, बिल्कुल करेक्ट है ना। इसके में अगर राष्ट्रपति के चुनाव में किसी तरीके का अमेंडमेंट करना है तो रेटिफिकेशन ऑफ स्टेट्स रिक्वायर्ड है। संसद में राज्यों का प्रतिनिधित्व, ठीक है, इसको अगर चेंज करना है तो इसमें भी क्या करना पड़ेगा, राज्यों की सहमति चाहिए। 7वीं अनुसूची, ठीक है, 7वीं अनुसूची कोई सूची, इनमें भी तीनों शेड्यूल, तीनों अनुसूचियों में से कोई भी संशोधन अगर करना है तो कम से कम आधे राज्यों का समर्थन आवश्यक होता है। किसी राज्य में विधान परिषद का उन्मूलन, ठीक है, विधान परिषद का उन्मूलन करने के लिए जो है वो किसी प्रकार के जो है वो राज्यों की सहमति की आवश्यकता नहीं होती, यानी कि 1, 2, 3 आपका आंसर होगा ए, ठीक है। तो विच ऑफ द फॉलोइंग आर मैटर्स ऑन विच अ कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट इज पॉसिबल ओनली विद द रेटिफिकेशन ऑफ द लेजिस्लेचर ऑफ नॉट लेस देन 1/2 ऑफ द स्टेट्स, यानी कि इनमें से किनके लिए जो है वो है ना आधे, कम से कम आधे स्टेट्स का जो रेटिफिकेशन जरूरी होता है। इलेक्शन ऑफ द प्रेसिडेंट, बताया अपन लोगों को, इलेक्शन के प्रेसिडेंट के इलेक्शन में किसी भी तरीके का अमेंडमेंट करना है तो रेटिफिकेशन ऑफ स्टेट चाहिए। रिप्रेजेंटेशन ऑफ स्टेट्स इन पार्लियामेंट, करेक्ट, ठीक है, इसमें भी अमेंडमेंट करना है तो स्टेट्स का रेटिफिकेशन चाहिए। 7th शेड्यूल की किसी भी लिस्ट में अगर चेंज करना है तो स्टेट्स का रेटिफिकेशन चाहिए। एबॉलिशन ऑफ द लेजिस्लेचर काउंसिल इन अ स्टेट, इसके लिए नहीं चाहिए, हमको पता है कि ये सिंपल मेजोरिटी से सिंपल तरीके से किया जा सकता है, ठीक है। तो फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड, ठीक है। तो सीधा सा कॉन्सेप्ट है, ऐसा कोई भी प्रोविजन जिसमें स्टेट्स इंटरेस्टेड हैं, जिसमें स्टेट के इंटरेस्ट अफेक्ट होते हैं, उनमें अगर किसी तरीके का अमेंडमेंट करना है, चेंजेस करना है तो उसके लिए स्टेट्स का रेटिफिकेशन चाहिए। आपका आंसर हो जाएगा ए, 1, 2, 3। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 को लेते हैं। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 156 में यह प्रावधान है कि राज्यपाल अपने पदभार ग्रहण करने की तिथि से 5 वर्ष की अवधि तक पद पर बने रहेंगे। इससे निम्नलिखित में से कौन सा निष्कर्ष निकाला जा सकता है, ठीक है। किसी भी राज्यपाल को उसके कार्यकाल पूरा होने तक पद से नहीं हटाया जा सकता, ठीक है। यानी कि 156 का जो प्रावधान है उसकी बेसिस पे हम क्या निष्कर्ष निकाल सकते हैं, किसी भी राज्यपाल को उसके कार्यकाल से पूरा होने तक पद से नहीं हटाया जा सकता, ठीक है। ऐसा निष्कर्ष नहीं निकाला जा सकता क्योंकि हमको पता है राज्यपाल जो होता है वो राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत पर धारण करता है, लेकिन तो इसका मतलब ये है कि 5 साल से पहले उसको हटाया जा सकता है। कोई भी राज्यपाल 5 वर्ष से अधिक पद पर नहीं रह सकता है, ठीक है, ये निष्कर्ष भी नहीं निकाला जा सकता। कारण ये है कि अगर राज्यपाल का कार्यकाल पूरा हो गया और उसका उत्तराधिकारी उसके ऑफिस में नहीं आया तो ऐसी स्थिति में उसको आगे भी कंटिन्यू करना पड़ता है। तो इन दोनों में से कोई भी निष्कर्ष नहीं निकाल सकते। आपका आंसर हो जाएगा डी। आर्टिकल 156 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया प्रोवाइड्स दैट अ गवर्नर शैल होल्ड ऑफिस फॉर अ टर्म ऑफ 5 ईयर from the date on which he enters upon his office. Which of the following can be deduced from this? यानी कि क्या डिडक्शन हम लोग इनमें से
निकाल सकते हैं। नो गवर्नर कैन बी रिमूव्ड फ्रॉम ऑफिस टिल कंप्लीशन ऑफ हिज टर्म, ये डिडक्शन पॉसिबल नहीं है। क्यों? क्योंकि टिल द प्लेजर ऑफ प्रेसिडेंट, गवर्नर जो है वो अपने ऑफिस में रहता है, ठीक है, उसको वो 5 ईयर्स से यानी कि अपने टर्म कंप्लीट होने से पहले क्या किया जा सकता है, हटाया जा सकता है। तो इट इज़ नॉट पॉसिबल। नो गवर्नर कैन कंटिन्यू इन ऑफिस बियॉन्ड द 5 ईयर्स, ठीक है, ये भी पॉसिबल नहीं है। क्यों? क्योंकि इन केस ऑफ, है ना, इन केस ऑफ कि अगर उसका सक्सेसर जो है ऑफिस में नहीं आया है, तब ऐसी कंडीशन में उसको क्या करना पड़ेगा, आगे कंटिन्यू करना पड़ेगा। तो आपका आंसर हो जाएगा डी, नाइदर 1 नॉर 2। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 को लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 देख लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन से ऐसे मामले हैं जिन पर संविधान संशोधन केवल आधे से कम राज्यों की विधायिका के अनुमोदन से ही संभव है? ठीक है, चलिए, शायद टेक्निकल मिस्टेक की वजह से क्वेश्चन फिर से रिपीट हो गया। सेकंड नंबर का जो क्वेश्चन था वही फिर से है, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 को लेते हैं। भारत के संविधान में क्या स्पष्ट रूप से नहीं कहा गया है? क्या स्पष्ट रूप से नहीं कहा गया है, लेकिन एक परंपरा के रूप में इसका पालन किया जाता है? वित्त मंत्री को निचले सदन का सदस्य होना चाहिए? नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं होता है। प्रधानमंत्री को निचले सदन में बहुमत खोने पर इस्तीफा देना होगा? बिल्कुल करेक्ट, ठीक है। अनुच्छेद 75(3) में केवल ये कहा गया है कि भाई जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर है वो कलेक्टिवली यानी सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होगा, ठीक है। ऐसा कहीं पर भी नहीं लिखा है कि प्रधानमंत्री अगर बहुमत खो देता है तो इस्तीफा देना होगा, लेकिन अगर प्रधानमंत्री इस्तीफा खो देता है, बहुमत खो देता है, तो उसको क्या करना होता है, इस्तीफा देना होता है। मंत्रिपरिषद में भारत के सभी वर्गों का प्रतिनिधित्व होना चाहिए, ठीक है, ऐसा भी कुछ नहीं है। यदि राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति दोनों कार्यकाल समाप्त होने से पहले एक साथ पद छोड़ते हैं तो संसद के निचले सदन के अध्यक्ष राष्ट्रपति के रूप में कार्य करेंगे, ऐसा नहीं है, ठीक है। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, बी। व्हाट इज नॉट एक्सप्लिसिटली स्टेटेड इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया बट फॉलोड एज ए कन्वेंशन, द फाइनेंस मिनिस्टर इज टू बी मेंबर ऑफ द लोअर हाउस, ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। अभी हम लोग देखते हैं निर्मला सीतारमण जो है वो अपर हाउस से है, ठीक है। द प्राइम मिनिस्टर हैज टू रिजाइन इफ ही लॉसेस द मेजोरिटी ऑफ द इन द लोअर हाउस, ठीक है ना। कॉन्स्टिट्यूशन में सर डायरेक्टली कहीं पर भी नहीं लिखा है कि उसको अपनी मेजोरिटी लॉस करने पर जो है रिजाइन करना पड़ेगा, ठीक है। लेकिन फिर भी अगर वो मेजोरिटी लॉस कर देता है तो उसको रिजाइन करना पड़ता है। तो इन केस आपका 5 का जो आंसर हो जाएगा वो क्या, बी। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 को लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, 73वें संविधान संशोधन द्वारा पंचायती राज के क्षेत्र में निम्नलिखित में से कौन सा प्रस्ताव नहीं किया गया था? यानी कि, है ना, 73rd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट जो है उसके रिगार्डिंग कुछ स्टेटमेंट दिए हुए हैं, आपको आइडेंटिफाई करना है कि इनमें से कौन सा प्रोविजन जो है वो 73rd अमेंडमेंट में नहीं किया गया था, ठीक है। सभी निर्वाचित ग्रामीण स्थानीय निकायों में सभी स्तरों पर महिला उम्मीदवारों के लिए 30% सीटें आरक्षित की जाएंगी, ठीक है। गलत है, हम लोगों को पता है 1/3 यानी कि 33% सीट जो है वो क्या है, फीमेल्स के लिए रिजर्व की गई है। राज्य पंचायती राज संस्थाओं को संसाधन आवंटित करने के लिए अपने वित्त आयोग का गठन करेंगे, करेक्ट है, ये प्रोविजन है। यदि पंचायती राज पदाधिकारियों को 2 से अधिक बच्चे हैं तो वो अपने पद पर बने रहने के लिए अयोग्य हो जाएंगे, ठीक है, ये भी इनकरेक्ट है, ठीक है। यदि पंचायती राज पदाधिकारियों को 2 से अधिक बच्चे हैं तो वो अपने पद पर बने रहने के लिए अयोग्य हो जाएंगे, ठीक है। 73rd अमेंडमेंट में ऐसा कोई प्रोविजन नहीं है। यदि राज्य सरकार द्वारा पंचायती राज निकायों को हटा दिया जाता है या भंग कर दिया जाता है तो चुनाव 6 महीने के भीतर कराया जाएगा, ठीक है। ये दोनों प्रोविजन हमको देखने को मिलते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर थोड़ा सा प्रॉब्लम है ना। प्रॉब्लम क्या हो रहा है कि ए और बी दोनों इनकरेक्ट हैं, इन दैट केस आंसर 2 हो रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पर हमको इसको क्या कर दें, 30% की जगह 1/3 कर दें, ठीक है। तो ये हमारा आंसर क्या बन जाएगा, सी बन जाएगा, ठीक है। 30% सीट्स इन all elected rural local bodies will be reserved for women candidates at all level, ठीक है। तो ये 30% नहीं है, 1/3 कर देंगे तो हम लोगों के आंसर जो है वो क्या हो जाएगा, है ना, हमारा आंसर जो है एक आंसर हो जाएगा, नहीं तो 30% में हमारे क्या हो जाएंगे, 2 आंसर हो रहे हैं, ठीक है। द स्टेट्स विल कॉन्स्टिट्यूट देयर फाइनेंस कमीशन टू अलोकेट रिसोर्सेज टू द पंचायती राज इंस्टीट्यूशन, ठीक है। हमको पता है पंचायती राज इंस्टीट्यूशन, ठीक है। 73rd अमेंडमेंट में जो है क्या किया गया, फाइनेंस कमीशन का प्रोविजन। द पंचायती राज फंक्शनरीज विल बी डिसक्वालीफाइड टू होल्ड देयर ऑफिस इफ दे हैव मोर देन 2 चिल्ड्रन, ठीक है, ये भी नहीं है, ठीक है। इस तरीके का कोई प्रोविजन नहीं किया। द इलेक्शन विल बी हेल्ड इन 6 month टाइम इफ पंचायती राज बॉडीज आर सुपरसीडेड और डिसॉल्व्ड बाय द स्टेट गवर्नमेंट, ठीक है, ये प्रोविजन है। तो यहाँ पर हमारे 2 आंसर हो रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पर हम क्या कर लें, 1/3 कर लें, ठीक है। तो ये भी हमारा आंसर क्या हो जाएगा, हमारा आंसर जो हो जाएगा वो सी हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 को देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, नीचे 2 कथन दिए गए जिनमें से एक को अभिकथन तथा दूसरे को कारण कहा गया है। असर्शन और रीजन का क्वेश्चन है। संसद तथा राज्य विधानमंडल में महिलाओं के लिए 33% सीटों के आरक्षण के लिए किसी संवैधानिक संशोधन की आवश्यकता नहीं है। संवैधानिक संशोधन की आवश्यकता नहीं है, ठीक है। क्या बोल रहा है, नहीं है, गलत है स्टेटमेंट, ठीक है। पंचायती राज संस्था, अगर हम लोगों को राज्य विधानमंडलों में रिजर्वेशन देना है, संसद में रिजर्वेशन देना है, तो हमको क्या करना पड़ेगा, कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट करना पड़ेगा। इसी के लिए भी अपन लोग देखते हैं कि लाया गया था
चुनाव लड़ने वाले राजनीतिक दल बिना किसी संवैधानिक संशोधन के महिला उम्मीदवारों को 33% सीटें आवंटित कर सकते हैं। ठीक है, सेकंड स्टेटमेंट जो है वो आपका क्या हो गया, करेक्ट हो गया। गिवन बिलो आर टू स्टेटमेंट्स, वन लेबल्ड एज असर्शन एंड द अनदर लेबल्ड एज रीजन। असर्शन, रिजर्वेशन ऑफ 33% टू सीट्स for women in parliament and state legislature does not require any constitutional amendment। ठीक है, इनकरेक्ट है, कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट करना पड़ेगा तभी जाकर के रिजर्वेशन देना पॉसिबल हो पाएगा, क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन में जो है वो है ना शेड्यूल्ड कास्ट और शेड्यूल्ड टाइप के रिजर्वेशन के लिए तो प्रोविजन है, बाकी अदर किसी के लिए रिजर्वेशन का प्रोविजन नहीं है। तो अगर फीमेल्स को रिजर्वेशन देना है तो उसके लिए कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट करना पड़ेगा। ठीक है, पॉलिटिकल पार्टीज कंटेस्टिंग इलेक्शन कैन अलोकेट 33% ऑफ सीट्स दे कंटेस्ट टू विमेन कैंडिडेट्स विदाउट एनी कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट। ठीक है, अगर ऐसा ही है तो सभी पॉलिटिकल पार्टीज क्या करें, 33% सीट्स जो है, टिकट जो है वो किसको दे दें, फीमेल कैंडिडेट्स को दे दें। ठीक है, इस तरीके से क्या किया जा सकता है, रिजर्वेशन दिया जा सकता है। ठीक है, तो आपका जो ए स्टेटमेंट है वो क्या हो गया, इनकरेक्ट, और आर क्या है, करेक्ट। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा आपका आंसर डी। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, भारत के संविधान में निम्नलिखित में से क्या कहा गया है, राष्ट्रपति संसद के किसी भी सदन का सदस्य नहीं होगा। ठीक है, करेक्ट, राष्ट्रपति संसद के किसी भी सदन का सदस्य नहीं होगा, बिल्कुल करेक्ट है ना। संसद में राष्ट्रपति और 2 सदन होंगे। ठीक है, तो ये बिल्कुल क्या है, करेक्ट है। आर्टिकल 79 है ना, कंपोजिशन ऑफ पार्लियामेंट जो दिया हुआ है उसमें बताया हुआ है कि भाई प्रेसिडेंट और बोथ हाउसेस से मिलकर के ये बनेगा। तो आपका जो है वो क्या हो गया, सॉरी आपका क्या है, हाँ आपका जो है वो एक, विच ऑफ द फॉलोइंग are is stated in the Constitution of India, the President shall not be a member of either of House of Parliament। ठीक है, बिल्कुल करेक्ट है ना, ये कहा गया ठीक है कि प्रेसिडेंट दोनों में से हाउस में से किसी का भी मेंबर नहीं होगा। ठीक है, द पार्लियामेंट शैल कंसिस्ट ऑफ प्रेसिडेंट एंड 2 हाउसेस। ठीक है, तो आपका जो है आंसर बी होगा, है ना। आपका आंसर क्या होगा, आपका आंसर जो है वो बी होगा, है ना, सी में ठीक है बी होगा, क्योंकि दोनों ही स्टेटमेंट आपके क्या करेक्ट जा रहे हैं। संविधान ने, कॉन्स्टिट्यूशन ने ये बोला है कि प्रेसिडेंट दोनों में से किसी भी हाउस का मेंबर नहीं होगा। हमको पता है अगर कोई मेंबर, अगर प्रेसिडेंट इलेक्ट होता है तो इलेक्शन के डे से उसको अपनी सीट जो है वो क्या करनी पड़ती है, खाली करनी पड़ती है। ठीक है, तो वो दोनों हाउस में से किसी का भी मेंबर नहीं हो सकता है। ठीक है, और पार्लियामेंट जो है वो प्रेसिडेंट और दोनों हाउसेस से मिलकर के बनता है। दोनों स्टेटमेंट आपके करेक्ट हैं, आपका आंसर होगा बी। क्वेश्चन नंबर 9, निम्नलिखित उदाहरण में हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी धर्मनिरपेक्ष लोकतांत्रिक गणराज्य बनाने के लिए तथा उसके समस्त नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास और उपासना की स्वतंत्रता, प्रतिष्ठा और अवसर की समानता प्रदान करने तथा उन सभी में व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता और अखंडता को सुनिश्चित करने वाली बंधुता को बढ़ावा देने का दृढ़ संकल्प लेते हैं। हमारी संविधान सभा में हम यह एक्स इस संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मान्वित करते हैं। ठीक है, क्या अर्थ है, यानी किस दिन। ठीक है, क्वेश्चन का मतलब सीधे सीधे ये है कि है ना, किस दिन जो है हमने क्या किया है, संविधान को स्वीकार किया है। ठीक है, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, बी 26 नवंबर 1949, यानी कि पूरा का पूरा प्रीएम्बल आपको यहाँ पर दिया हुआ है। इन द फॉलोइंग कोटेशन, वी द पीपल ऑफ इंडिया हैविंग सोलमनली रिजॉल्व्ड टू कॉन्स्टिट्यूट इंडिया इनटू अ सोवरेन सोशलिस्ट सेक्युलर democratic republic and to secure to all its citizens justice, social, economic and political liberty of thought, expression, belief, faith and worship, equality of status and of opportunity, and to promote among them all fraternity, assuring the dignity of the individual and the unity and the integrity of the nation. In our constituent assembly, these acts do hereby adopt, enact and give to ourselves this constitution acts stand। ठीक है, यानी कि ये जानना चाह रहा है कि किस दिन हमने जो है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को अडॉप्ट इनेक्ट किया। ठीक है, तो वो डे क्या था, 76th डे ऑफ, है ना, 26th डे ऑफ नवंबर, यानी कि आंसर हो जाएगा आपका बी। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 को देखते हैं। भारतीय संविधान की निम्नलिखित में से किस अनुसूची में दल बदल विरोधी अधिनियम के संबंध में प्रावधान है। 10वीं अनुसूची में किया गया है। ठीक है, पता ही है अपन लोगों को, है ना। विच वन ऑफ द फॉलोइंग शेड्यूल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया कंटेन्स प्रोविजंस रिगार्डिंग एंटी डिफेक्शन एक्ट। ठीक है, तो ये हमारा शेड्यूल जो है वो कौन सा है, 10th शेड्यूल है। ठीक है, 52nd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट 1985 के थ्रू जो है इस शेड्यूल को हमने कॉन्स्टिट्यूशन में, है ना, इंक्लूड किया था। चलिए क्वेश्चन नंबर 11 को देखते हैं। भारत का संविधान निम्नलिखित में से किसको मान्यता देता है, केवल धार्मिक अल्पसंख्यक, केवल भाषाई अल्पसंख्यक, धार्मिक और भाषाई अल्पसंख्यक, धार्मिक, भाषाई और जातीय अल्पसंख्यक। ठीक है, तो हम केवल किसको, धार्मिक और भाषाई अल्पसंख्यकों को जो है मान्यता प्रदान करते हैं।
ठीक है, द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया रिकॉग्नाइजेस ओनली रिलीजियस माइनॉरिटीज, ओनली लिंग्विस्टिक माइनॉरिटीज, रिलीजियस एंड लिंग्विस्टिक माइनॉरिटीज, रिलीजियस, लिंग्विस्टिक एंड एथनिक माइनॉरिटीज। ठीक है, तो केवल रिलीजियस और लिंग्विस्टिक माइनॉरिटीज को हम क्या करते हैं, रिकॉग्नाइज करते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 सॉरी, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। भारत के संविधान में संशोधन की पहल निम्नलिखित में से किसके द्वारा की जा सकती है, यानी कि है ना, कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट की शुरुआत जो है इनमें से कौन कौन कर सकता है, कौन कौन कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट को इनिशिएट कर सकता है। ठीक है, लोकसभा ठीक है कर सकती है, राज्यसभा कर सकती है, राज्य विधानमंडल नहीं कर सकता, राष्ट्रपति नहीं कर सकता। ठीक है, यानी कि आपका आंसर होगा डी 1 एंड 2। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स, एन अमेंडमेंट टू द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया कैन बी इनिशिएटेड बाय द, यानी कि कौन कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट इनिशिएट कर सकता है, लोकसभा कर सकता है, राज्यसभा कर सकता है, स्टेट लेजिस्लेचर नहीं कर सकता, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया नहीं कर सकता। आपका आंसर हो जाएगा डी 1 एंड 2। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 13 में आते हैं। जनप्रतिनिधित्व संशोधन अधिनियम 1996 1996 द्वारा चुनाव कानून में हाल ही में किए गए संशोधनों के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। भारतीय राष्ट्रीय ध्वज या भारतीय संविधान का अपमान करने के अपराध के लिए किसी भी दोष सिद्धि के लिए संसद और राज्य विधानसभाओं के लिए चुनाव लड़ने के लिए दोष सिद्धि की तारीख से 6 साल के लिए योग्यता होगी। ठीक है, करेक्ट है ना। अगर कोई ऐसा करता है, यानी कि अगर राष्ट्रीय ध्वज का अपमान करता है, भारतीय संविधान का अपमान करता है, तो ऐसी स्थिति में उसको 6 साल के लिए क्या कर दिया जाता है, डिस्क्वालीफाई कर दिया जाता है। 6 साल तक वो चुनाव नहीं लड़ सकता। सॉरी, लोकसभा का चुनाव लड़ने के लिए उम्मीदवार को जमा की जाने वाली सुरक्षा राशि में वृद्धि की गई है। ठीक है, बिल्कुल है ना। अपन लोग देखते हैं एक अनसीरियस कैंडिडेट जो होते हैं, अनसीरियस कैंडिडेट जो चुनाव में खड़े होते हैं, इस तरीके के अनसीरियस अपीयरेंसेस को जो है वो है ना डिक्रीज करने के लिए, कम करने के लिए जो है क्या किया जाता है, सिक्योरिटी अमाउंट रखा जाता है। तो इसको बढ़ा करके अब 25,000 कर दिया गया, ये भी करेक्ट है। अब कोई उम्मीदवार एक से अधिक संसदीय निर्वाचन क्षेत्र से चुनाव नहीं लड़ सकता, इनकरेक्ट है। हमको अभी पता है, अभी हम लोगों ने देखा कि कई कैंडिडेट्स ऐसे हैं जिन्होंने है ना एक से ज़्यादा जो है कॉन्स्टिट्यूएंसी से जो है क्या किया है, इलेक्शन लड़ा है। तो ऐसा कोई प्रोविज़न नहीं है। अब चुनाव लड़ने वाले उम्मीदवार की मृत्यु होने पर कोई भी चुनाव रद्द नहीं किया जाएगा। ठीक है, कोई भी चुनाव रद्द नहीं किया जाएगा। ठीक है, नहीं किया जाएगा मतलब यहाँ पर थोड़ा सा प्रॉब्लम है। ठीक है, चुनाव लड़ने वाला उम्मीदवार अगर हम लोग देखें कि वो अगर है ना रिकॉग्नाइज्ड पॉलिटिकल पार्टी का है, ठीक है, तो क्या होगा, कैंसिल होगा। लेकिन अगर वो केवल रजिस्टर्ड पार्टी है या इंडिपेंडेंट कैंडिडेट है, तो ऐसी कंडीशन में जो है फिर वो है ना इलेक्शन कैंसिल नहीं होगा। ठीक है, तो अब यहाँ पर इन्होंने कोई ऐसा स्पेसिफाइड नहीं किया कि किस कैंडिडेट की बात कर रहे हैं। हो सकता है कि वो है ना रिकॉग्नाइज्ड पॉलिटिकल पार्टी का कैंडिडेट हो। इन दैट केस हमको क्या करना पड़ेगा, इलेक्शन कैंसिल करना पड़ेगा। ठीक है, हमको क्या करना पड़ेगा, इलेक्शन कैंसिल करना पड़ेगा। तो ऐसे अगर हम लोग देखें तो हमारा आंसर जो बन रहा है वो क्या बन रहा है, 1 एंड 2। 1 एंड 2 ऑप्शन है नहीं। ठीक है, चलिए तो हम इसको ये मान लेते हैं कि भाई यहाँ पे जो बात की जा रही है वो किसकी की जा रही है, किसी रिकॉग्नाइज्ड पॉलिटिकल पार्टी की बात नहीं की जा रही है। तो हम फिर 4th स्टेटमेंट को भी करेक्ट मान लें और फिर हमको क्या करें, बी 1, 2 और 4 को सही माने। Consider the following statements about the recent amendments to the election law by the Representation of the People Amendment Act 1996. Any conviction for the offence of insulting the Indian national flag or the Constitution of Indian shall entail disqualification for contesting election to Parliament and State Legislature for 6 years from the date of conviction. Correct है। अगर कोई ऐसा पर्सन कन्विक्ट होता है तो इसके लिए कोई सजा का प्रावधान तो नहीं है, सजा तो नहीं होगी। ठीक है, लेकिन जिस दिन उसका कन्विक्शन होगा, जिस दिन उसको इस तरीके से जो है गिल्टी पाया जाएगा, उस दिन से 6 ईयर्स तक के लिए उसके इलेक्शन लड़ने के ऊपर जो है वो क्या कर दिया जाएगा, रेस्ट्रिक्शन लगा दिया जाएगा। फर्स्ट स्टेटमेंट करेक्ट। देयर इज एन इंक्रीज इन द सिक्योरिटी डिपॉजिट विच अ कैंडिडेट हैज टू मेक टू कंटेस्ट द इलेक्शन टू द लोकसभा। ठीक है, तो ये भी करेक्ट है। हमने अभी डिस्कस किया कि अनसीरियस कैंडिडेट जो है वो इलेक्शन में नहीं आए। ठीक है, अननेसेसरी जो है वो इलेक्शन प्रोसीजर को कॉम्प्लिकेटेड नहीं बनाए, जो वोटर्स है उनके लिए प्रॉब्लम क्रिएट नहीं करे, इसलिए सिक्योरिटी अमाउंट को बढ़ाया गया, 25,000 किया गया है। अ कैंडिडेट कैन नॉट नाउ स्टैंड फॉर इलेक्शन फ्रॉम मोर देन 1 पार्लियामेंट कॉन्स्टिट्यूएंसी। ठीक है, ये इनकरेक्ट है। अभी हम लोगों ने देखा कई कैंडिडेट्स ऐसे हैं जिन्होंने क्या किया है, मोर देन 1 कॉन्स्टिट्यूएंसी से इलेक्शन कंटेस्ट किया है। ठीक है, नो इलेक्शन विल नाउ बी काउंटर मैंडेड ऑन द डेथ ऑफ अ कंटेस्टिंग कैंडिडेट। ठीक है, तो इसको हम लोगों ने इसलिए करेक्ट मान लिया है क्योंकि इन्होंने स्पेसिफाइड यहाँ पर नहीं किया है। ठीक है, देखिए अगर कोई इंडिपेंडेंट कैंडिडेट या फिर अगर कोई ऐसी पार्टी जो कि रिकॉग्नाइज्ड पार्टी नहीं है, ठीक है, लेकिन रजिस्टर्ड पार्टी है, ऐसे की पार्टी का कैंडिडेट अगर उसका डेथ होता है तो इलेक्शन
है ना, जो है वो काउंटर मैंडेट नहीं होगा। लेकिन अगर रिकॉग्नाइज्ड पार्टी नेशनल पार्टी का कैंडिडेट है और अगर उसकी डेथ हो जाती है तो इन दैट केस जो है वो कैंसिल होता है। पर हम यहाँ पर ये मान ले रहे हैं कि भाई है ना, जो बात की जा रही है वो किसकी बात की जा रही है, इंडिपेंडेंट कैंडिडेट या फिर ऐसी पार्टी की जो रिकॉग्नाइज नहीं है, ठीक है। तो इन दैट केस हमारा आंसर जो है वो क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा, फर्स्ट, सेकंड एंड फोर्थ। चलिए क्वेश्चन नंबर 14, 73वां संविधान संशोधन अधिनियम 1992 निम्नलिखित में से किससे संबंधित है। 73rd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट का संबंध या एसोसिएशन किस चीज से है, तो हमको पता है ना, जो रूरल लोकल बॉडीज है, पंचायती राज इंस्टीट्यूशन है, उनसे उसका संबंध है, ठीक है। ग्रामीण क्षेत्रों में बेरोजगार और अल्प रोजगार वाले पुरुषों और महिलाओं के लिए लाभकारी रोजगार का सृजन नहीं, कमजोर कृषि मौसम के दौरान काम की आवश्यकता वाले और काम के इच्छुक सक्षम वयस्कों को रोजगार के लिए सृजन नहीं, देश में मजबूत और जीवंत पंचायती राज संस्थाओं की नींव रखना, करेक्ट है ना, सी हो जाएगा। द 73rd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट 1992 रिफर्स द जनरेशन ऑफ गेनफुल एम्प्लॉयमेंट फॉर द अनएम्प्लॉयड एंड द underemployed men and women in rural areas, generation of employment for the able-bodied adult who are in need and desirous of work during the lean agricultural season, laying the foundation for strong and vibrant पंचायती राज institution in the country, ठीक है। सी 73rd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट, ठीक है, रूरल लोकल बॉडीज से रिलेटेड है। संविधान का कौन सा अनुच्छेद ये प्रावधान करता है कि प्रत्येक राज्य का यह प्रयास होगा कि वह शिक्षा के प्राथमिक स्तर पर मातृभाषा में शिक्षा के लिए पर्याप्त सुविधा प्रदान करे, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा आपका सी, आर्टिकल 350A, विच आर्टिकल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइड्स दैट इट शेल बी द एंडीवर ऑफ एवरी स्टेट टू प्रोवाइड एडिक्वेट फैसिलिटी फॉर इंस्ट्रक्शन इन द मदर टंग एट द प्राइमरी स्टेज ऑफ द एजुकेशन। आर्टिकल 350A में जो है इस तरीके के प्रोविजन किए गए हैं, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 16 को देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 16, निम्नलिखित में से कौन सा कथन भारत के संविधान की चौथी अनुसूची का सही वर्णन करता है। फोर्थ शेड्यूल के रिगार्डिंग क्वेश्चन है, हम लोगों को पता है। फोर्थ शेड्यूल जो है वो क्या करता है, फोर्थ शेड्यूल जो है वो स्टेट्स को काउंसिल ऑफ स्टेट्स यानी कि राज्यसभा में जो है वो क्या करता है, सीटें प्रदान करने का या सीटें एलोकेट करने, आवंटित करने का काम करता है। यह संघ और राज्य के बीच शक्तियों के वितरण को सूचीबद्ध करता है। नहीं, इसमें संविधान में सूचीबद्ध भाषा शामिल है। नहीं, इसमें संविधान की सूचीबद्ध, ठीक है। यह राज्यसभा में सीटें आवंटित करता है, करेक्ट, ठीक है। इट एलोकेट्स सीट्स इन द काउंसिल ऑफ स्टेट्स, ठीक है। चौथी शेड्यूल में जो है बताया कि भाई किस राज्य को राज्यसभा में कितना प्रतिनिधित्व मिलेगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 17 पे आते हैं। राज्यसभा को लोकसभा के समान अधिकार प्राप्त है। नई अखिल भारतीय सेवाओं के सृजन का मामला, संविधान में संशोधन करना, ठीक है। सरकार को हटाना नहीं, कटौती प्रस्ताव बनाना नहीं, ठीक है। यानी कि है ना, कहाँ पर दोनों के जो हैं वो राइट्स इक्वल होते हैं, ठीक है। राज्यसभा हैज इक्वल पावर्स विथ लोकसभा। द मैटर्स ऑफ क्रिएटिंग न्यू ऑल इंडिया सर्विसेज, नहीं, ये प्रिविलेज होता है किसका, ये प्रिविलेज होता है हमारी काउंसिल ऑफ स्टेट का, राज्यसभा। अमेंडिंग कॉन्स्टिट्यूशन, इनमें दोनों की जो पावर्स होती है वो क्या होती है, इक्वल होती है। रिमूवल ऑफ द गवर्नमेंट हमको पता है कि कौन कर सकता है, लोकसभा ही कर सकती है। मेकिंग कट मोशंस जो है वो कौन कर सकता है, केवल लोकसभा कर सकती है। बट अमेंडमेंट जो है कॉन्स्टिट्यूशन का, उसमें दोनों की जो पावर होती है वो इक्वल होती है। क्वेश्चन नंबर 18 को देख लेते हैं। यदि भारतीय संघ का एक नया राज्य बनाया जाना है तो संविधान की निम्नलिखित में से किस अनुसूची में संशोधन किया जाना चाहिए। फर्स्ट शेड्यूल में जो है वो क्या करना पड़ेगा, अमेंडमेंट करना पड़ेगा। पहली अनुसूची में हमको परिवर्तन करना पड़ेगा। जो नया राज्य बनेगा उस नए राज्य का नाम उस पहली अनुसूची में हमको जोड़ना पड़ेगा। इफ अ न्यू स्टेट ऑफ द इंडियन यूनियन इज टू बी क्रिएटेड, विच वन ऑफ द फॉलोइंग शेड्यूल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन मस्ट बी अमेंडेड। फर्स्ट शेड्यूल में हमको क्या करना पड़ेगा, अमेंडमेंट करना पड़ेगा, नए स्टेट का नाम जो है उसमें ऐड करना पड़ेगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 19 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 सूची 1 सूची 2 से सुमेलित करें तथा सूचियों के नीचे दिए गए कोड का उपयोग करके सही उत्तर चुनें। अनुच्छेद 54 भारत के राष्ट्रपति का चुनाव, ठीक है ना, करेक्ट है। तो ए क्या हो गया 1। अनुच्छेद 75 प्रधानमंत्री की नियुक्ति, ठीक है, पता है अपन लोगों को, ठीक है। तो ये क्या हो गया 2। आर्टिकल 75 में बताया हुआ है कि पहले प्रेसिडेंट क्या करेंगे, सबसे पहले प्रेसिडेंट की अपॉइंटमेंट करेंगे और बाद में फिर प्रेसिडेंट जो है वो प्राइम मिनिस्टर से कंसल्ट करके अदर मिनिस्टर्स को अपॉइंट करेंगे। तो यह कहाँ पर प्रोविजन है, आर्टिकल 75(1) में, ठीक है। अनुच्छेद 155 किसी राज्य के राज्यपाल की नियुक्ति, ठीक है, करेक्ट है। C3 अनुच्छेद 164 किसी राज्य के मुख्यमंत्री और मंत्रिपरिषद की नियुक्ति, ठीक है। तो 1 2 3 4 हो जाएगा आपका आंसर, ठीक है। क्या हो जाएगा 1 2 3 4 A, यानी कि सभी करेक्टली मैच है। 2 लिस्ट दी हुई है ए और बी, एक तरफ आर्टिकल दिया, दूसरी तरफ जो है वो उसके प्रोविजन दिए, आपको मैच करना। आर्टिकल 54 क्या बताता है, इलेक्शन ऑफ द प्रेसिडेंट को अपन लोग देखते हैं कि वहां पर क्या दिया हुआ है, ठीक है, इलेक्शन के रिगार्डिंग प्रोविजन दिया हुआ है, ठीक है। ए हो गया, ए का हो गया 1 मैच करता है। आर्टिकल 75 अपॉइंटमेंट ऑफ द प्राइम मिनिस्टर, ये भी मैच करता है। आर्टिकल 75 में हमको पता है कि
है ना, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के रिगार्डिंग प्रोविजन दिए हुए हैं। प्राइम मिनिस्टर की अपॉइंटमेंट भी जो है आर्टिकल 75 में दी हुई है। आर्टिकल 155, ठीक है, अपॉइंटमेंट ऑफ द गवर्नर ऑफ अ स्टेट, ठीक है, ये भी करेक्टली इमेज्ड है। आर्टिकल 164, ठीक है, अपॉइंटमेंट ऑफ द चीफ मिनिस्टर एंड द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। तो 1 2 3 4, ठीक है, 1 2 3 4 आपका आंसर हो जाएगा ए। चलिए क्वेश्चन नंबर 20 को लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 20, भारतीय संविधान में लिखे में से कौन सा संशोधन राष्ट्रपति को मंत्रिपरिषद द्वारा पुनर्विचार के लिए किसी मामले को वापस भेजने का अधिकार देता है? यानी कि किस अमेंडमेंट के थ्रू? देखिए, ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन जब बना था, जब ये प्रोविजन था कि भाई जो प्रेसिडेंट है, जो राष्ट्रपति है, वो मंत्रिमंडल की सलाह के अनुसार, मंत्रिपरिषद की सलाह के अनुसार कार्य करेगा, वापस भेजने का कोई प्रोविजन नहीं था। हमने देखा ये प्रोविजन कैसे आया, 44th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1978 से आया। इसमें प्रोविजन किया गया कि वंस एक बार जो है वो रिकंसिडरेशन के लिए वापस किसी मैटर को जो है काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के पास भेज सकता है। तो कैसा है ये? 44th अमेंडमेंट से आया है। ठीक है, आपका आंसर क्या हो जाएगा? डी। विच वन ऑफ द फॉलोइंग अमेंडमेंट टू द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एम्पावर्स द प्रेसिडेंट टू सेंड बैक एनी मैटर फॉर रिकंसिडरेशन बाय द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर? यानी कि है ना, 44th अमेंडमेंट से प्रोविजन किया है। ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन में ये प्रोविजन नहीं था। क्वेश्चन नंबर 21 में आते हैं। 93वां संविधान संशोधन निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? सरकारी नौकरियों में पिछड़े वर्गों के लिए आरक्षण जारी रखना, ठीक है, 6 से 14 वर्ष की आयु के सभी बच्चों के लिए निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा का प्रावधान करना, सरकारी भर्तियों में महिलाओं के लिए 30% पदों का आरक्षण नहीं, हाल ही में बनाए गए राज्यों के लिए अधिक संख्या में संसदीय सीटों का आवंटन। ठीक है, 93rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट जो है वो आपका क्या है? सरकारी नौकरियों। देखिए थोड़ा सा यहाँ पर प्रॉब्लम हो गया, सरकारी नौकरियों नहीं, यहाँ पर प्रोविजन का के लिए किया गया है एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस में। ठीक है, कहाँ पर? नौकरी के बजाय एजुकेशनल, शिक्षण संस्थाओं में जो है वो रिजर्वेशन का प्रोविजन किया गया है। ठीक है, तो अगर इसको देखें तो बाकी तो कोई भी जो है वो बनता नहीं है। आपका आंसर ये भी नहीं बनता, ये भी नहीं बनता, ये भी नहीं बनता। ये ए आपका आंसर बन सकता है इन दैट केस कि हमको इसको क्या करें, इसको थोड़ा सा चेंज करके क्या कर लें, शिक्षण संस्थाओं में। ठीक है, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस में। ठीक है, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? ए। ठीक है, द 93rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट डील्स विद द कंटिन्यूएशन ऑफ रिजर्वेशन फॉर बैकवर्ड क्लासेस इन गवर्नमेंट ऑफ एम्प्लॉयमेंट। ठीक है, फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन फॉर ऑल चिल्ड्रन बिटवीन द एज ऑफ 6 and 14 ईयर्स। ठीक है, ये तो हमको पता है, 86 अमेंडमेंट से हुआ है। रिजर्वेशन ऑफ 30% पोस्ट फॉर वीमेन इन द गवर्नमेंट रिक्रूटमेंट, ऐसा कोई प्रोविजन नहीं है। अलोकेशन ऑफ नंबर ऑफ पार्लियामेंट्री सीट्स फॉर द रिसेंट क्रिएटेड स्टेट्स, नहीं। ठीक है, आपका आंसर क्या हो जाएगा? ए। चलिए क्वेश्चन नंबर 22 में आते हैं। क्वेश्चन नंबर 22 को देखते हैं। संवैधानिक सरकार परिभाषा के अनुसार है विधायिका द्वारा सरकार, लोकप्रिय सरकार, बहुदलीय सरकार, सीमित सरकार। ठीक है, संवैधानिक सरकार का मतलब क्या होता है? कॉन्स्टिट्यूशनल गवर्नमेंट का मतलब क्या होता है? जिसकी अथॉरिटी रेस्ट्रिक्टेड होती है। ठीक है, अनलिमिटेड अथॉरिटी जिसके पास नहीं होती, कॉन्स्टिट्यूशन से उसको अथॉरिटी मिलती है और कॉन्स्टिट्यूशन खुद जो है उसकी अथॉरिटी को रेस्ट्रिक्ट करने का काम करता है। कॉन्स्टिट्यूशनल गवर्नमेंट बाय डेफिनेशन इज अ गवर्नमेंट बाय लेजिस्लेचर, नहीं। पॉपुलर गवर्नमेंट, नहीं। मल्टी पार्टी गवर्नमेंट, नहीं। लिमिटेड गवर्नमेंट। लिमिटेड गवर्नमेंट का मतलब क्या है? जिसकी अथॉरिटी जो होती है, जिसकी पावर जो होती है वो कॉन्स्टिट्यूशन के थ्रू रेस्ट्रिक्टेड होती है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 23 को लेते हैं। भारतीय संविधान में राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों को शामिल करने का उद्देश्य क्या स्थापित करना है? ठीक है, हमको पता है सामाजिक और आर्थिक लोकतंत्र स्थापित करना, सोशो इकोनॉमिक डेमोक्रेसी को स्थापित करना है। तो आंसर हो जाएगा आपका डी, सोशल एंड। ठीक है, द पर्पस ऑफ द इंक्लूजन ऑफ डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज टू एस्टैब्लिश सोशल एंड इकोनॉमिक डेमोक्रेसी। चलिए क्वेश्चन नंबर 24 को लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 24, राजनीति के निर्देशक सिद्धांतों के निम्नलिखित अनुच्छेदों में से कौन सा अंतरराष्ट्रीय शांति और सुरक्षा को बढ़ावा देने से संबंधित है? आर्टिकल 51। ठीक है ना, विच वन ऑफ द फॉलोइंग आर्टिकल्स ऑफ द डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी डील्स विद द प्रमोशन ऑफ इंटरनेशनल पीस एंड सिक्योरिटी? ठीक है, आर्टिकल 51 में इस तरीके का प्रोविजन है। ठीक है, आपका आंसर हो जाएगा ये। चलिए क्वेश्चन नंबर 25 को लेते हैं। भारतीय संविधान में 9वीं अनुसूची किसके द्वारा जोड़ी गई? ठीक है, तो ये हम लोग को पता है, फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट 1951 ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट नहीं थी। पहले कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट करके जो है वो क्या किया गया था, इसको कॉन्स्टिट्यूशन में इंक्लूड किया गया था। द 9th शेड्यूल टू द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन वाज एडेड बाय फर्स्ट अमेंडमेंट 1951। चलिए क्वेश्चन नंबर 26 को लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 26, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति ने चुनाव सुधार संबंधी अध्यादेश को अपनी सहमति दे दी थी, जब इसे केंद्रीय मंत्रिमंडल ने बिना कोई बदलाव किए 2002 में वापस भेज दिया था? ठीक है,
तो अध्यादेश की बात हो रही है, ऑर्डिनेंस की बात हो रही है, तो ऑर्डिनेंस कहाँ पर है? आर्टिकल 123 में। अंडर विच आर्टिकल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डिड द प्रेसिडेंट गिव हिज असेंट टू द ऑर्डिनेंस on electoral reforms when it was sent back to him by the union cabinet without making any changes in year 2002। ठीक है, तो बात क्या है कि ऑर्डिनेंस की है, ऑर्डिनेंस कहाँ पर आता है? आर्टिकल 123 में, तो आपका आंसर हो जाएगा सी। चलिए क्वेश्चन नंबर 27 को लेते हैं। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति ने गुजरात विधानसभा चुनाव वर्ष 2002 में स्थगित करने के चुनाव आयोग के निर्णय की संवैधानिक वैधता पर न्यायालय की राय लेने के लिए सर्वोच्च न्यायालय को एक संदर्भ दिया? बात क्या की हो रही है? ऊपर जितनी भी बातें लिखी हुई उसका कोई मतलब नहीं है, अल्टीमेटली जो बात आ रही है वो क्या आ रही है? सर्वोच्च न्यायालय। ठीक है, काय की बात हो रही है? सर्वोच्च न्यायालय। राष्ट्रपति ने सर्वोच्च न्यायालय को एक संदर्भ के लिए दिया था, तो राष्ट्रपति संदर्भ के लिए किस आर्टिकल में देता है? आर्टिकल 143 यानी कि एडवाइजरी जुरिस्डिक्शन ऑफ द सुप्रीम कोर्ट जो है उसके अंडर। Under which article of the Indian Constitution did the President make a reference to the Supreme Court to seek the court's opinion on the constitutional validity of the Election Commission's decision on deferring the Gujarat Assembly election in year 2002? जो भी बातें की गई उन सब का कोई मतलब नहीं है, सीधी सी बात वो ये जानना चाह रहा है कि, है ना, जो प्रेसिडेंट है, प्रेसिडेंट जो है वो किस प्रोविजन के अंतर्गत, किस आर्टिकल के अंतर्गत जो है वो क्या कर सकते हैं? सुप्रीम कोर्ट से जो है एडवाइस ले सकते हैं। तो आर्टिकल 143 जिसमें एडवाइजरी जुरिस्डिक्शन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है, सुप्रीम कोर्ट दिया हुआ है। आर्टिकल 28 में आते हैं, क्वेश्चन नंबर 28 को देखते हैं। भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद ये प्रावधान करता है कि प्रत्येक राज्य को बाह्य आक्रमण और आंतरिक अशांति से बचाना संघ का कर्तव्य होगा? आर्टिकल 355। आर्टिकल 355 को दायित्व दिया गया है कि भाई किसी भी बाहरी आक्रमण की स्थिति में और आंतरिक अशांति की स्थिति में राज्यों को जो है वो संरक्षण प्रदान करने का दायित्व किसका है? संघ का, यानी कि आर्टिकल 355। विच वन ऑफ द फॉलोइंग आर्टिकल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइड्स दैट इट शैल बी द ड्यूटी ऑफ द यूनियन टू प्रोटेक्ट एवरी स्टेट अगेंस्ट एक्सटर्नल एग्रेशन एंड द इंटरनल डिस्टर्बेंस? तो ये ड्यूटी जो यूनियन को दी गई है वो आर्टिकल 355। चलिए क्वेश्चन नंबर 29 में आते हैं। एक बार फिर से जो है दो हम लोग देख रहे हैं क्या दिए हुए हैं, लिस्ट दिए हुए हैं। एक तरफ जो है वो कुछ प्रोविजंस दिए हुए हैं कॉन्स्टिट्यूशन के, दूसरी तरफ जो है स्टेट्स दिए हुए हैं। हमको देखना है कि कौन सा प्रोविजन किस, है ना, स्टेट के कॉन्स्टिट्यूशन से हमने लिया है। निर्देशक सिद्धांत, ठीक है, यानी कि डायरेक्टिव प्रिंसिपल हमने कहाँ से लिया है? आयरलैंड से। तो यहाँ कहाँ पर हो गया? 3। तो ए क्या हो गया आपका? 3। मौलिक अधिकार यानी कि फंडामेंटल राइट्स, फंडामेंटल राइट्स हमने कहाँ से लिए हैं? यूएसए से लिए हैं। तो यूएसए कहाँ गया आपका? 5th नंबर पे, यानी कि बी क्या हो गया आपका? 5। संवर्ती सूची यानी कि कॉन्करेंट लिस्ट, कॉन्करेंट लिस्ट आपका कहाँ से आया है? ऑस्ट्रेलिया से। ऑस्ट्रेलिया यहाँ पर कहाँ दिख रहा है आपको? ठीक है ना, ऑस्ट्रेलिया आपको दिख रहा है कहाँ पर? 1 पे दिख रहा है। ठीक है, ऑस्ट्रेलिया आपको 1 पे दिख रहा है, तो क्या हो गया? C1। भारत एक संघ के रूप में, भारत एक संघ के रूप में अधिक शक्तियां देने वाला, ठीक है, मतलब संघ को अधिक शक्तियां दी गई हैं। ये प्रावधान हमने, ये प्रोविजन हमने कहां से लिया है? यानी कि इंडिया एज ए यूनियन, ठीक है, विद ग्रेटर पावर टू द यूनियंस। हमको पता है कि ये हमने प्रोविजन कहां से लिया है? कनाडा के कॉन्स्टिट्यूशन से लिया है। ठीक है, तो कनाडा हमको कहां पर दिख रहा है? ठीक है, 2nd नंबर पे। ठीक है, तो डी क्या हो गया आपका? 2 हो गया, यानी कि 3512। ठीक है, 3512 आपका आंसर क्या होगा? डी। ठीक है, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स हमने कहां से लिए हैं? आयरलैंड से लिए हैं, तो ए क्या हो गया आपका? 3। फंडामेंटल राइट्स हमने कहां से लिए हैं? यूएसए से लिए हैं, तो यूएसए कहां पर है? ठीक है, 5th नंबर पे है, तो बी क्या हो गया आपका? 5। कॉन्करेंट लिस्ट हमने कहां से लिया है? ऑस्ट्रेलिया से लिया है। ठीक है, तो सी क्या हो गया आपका? 1। इंडिया इज ए यूनियन विथ ग्रेटर पावर टू द यूनियन, ये हमने कहां से लिया है? कनाडा से लिया है, तो कनाडा कहां पर आ गया आपका? ठीक है, 2nd नंबर पे, तो 3512। ठीक है, 3512 आपका आंसर हो जाएगा डी। चलिए क्वेश्चन नंबर 30 में आते हैं। क्वेश्चन नंबर 30 को देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा संविधान संशोधन राज्यों से निर्वाचित होने वाले लोकसभा के सदस्यों की संख्या बढ़ाने से यानी कि इनमें से ये पेयर्स दिए हुए, इन पेयर्स में से किन पेयर्स के थ्रू क्या किया गया था? जो लोकसभा में राज्यों से निर्वाचित होने वाले सदस्यों की संख्या बढ़ाई गई थी। ठीक है, 6वां, 22वां, 13वां, 38वां, 7वां, 31वां, 11वां और 42वां, तो 7वां और 31वां जो संशोधन है। विच ऑफ द फॉलोइंग कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट आर रिलेटेड टू द रेजिंग द नंबर ऑफ मेंबर ऑफ लोकसभा टू बी इलेक्टेड फ्रॉम द स्टेट्स? ठीक है, यानी कि किन कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट्स के थ्रू क्या किया गया था? लोकसभा में स्टेट्स के रिप्रेजेंटेशन को बढ़ाने का काम किया गया था। तो 7th और 31st अमेंडमेंट के थ्रू जो है इस रिप्रेजेंटेशन को बढ़ाया था। चलिए क्वेश्चन नंबर 31 में अपन लोग आते हैं।
भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से कौन सी अनुसूची राज्यों के नाम सूचीबद्ध करती है, उनके क्षेत्रों को विनिष्ट करती है? शेड्यूल 1, ठीक है, पहली अनुसूची में, ठीक है, संघ और उसका राज्य क्षेत्र दिया हुआ है, ठीक है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग शेड्यूल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन लिस्ट द नेम्स ऑफ स्टेट्स एंड स्पेसिफाइज देयर टेरिटरीज? तो फर्स्ट शेड्यूल में ये दिया हुआ है। चलिए क्वेश्चन नंबर 32 को ले लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 32, निम्नलिखित में से कौन सा कथन भारत के संविधान की चौथी अनुसूची का सही वर्णन करता है? ठीक है, फिर से ये शायद रिपीट हो गया है क्वेश्चन, पहले पीछे अपन लोग देख के आ चुके हैं, ठीक है। तो है ना, ये क्या करता है, फिर से वही, यह राज्यसभा में सीटें आवंटित करता है। इट एलोकेट्स सीट्स इन द काउंसिल ऑफ स्टेट्स, ठीक है। फोर्थ शेड्यूल जो है वो क्या करता है, काउंसिल ऑफ स्टेट्स में स्टेट्स को सीट्स अलोकेट करने का काम करता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 33 में आते हैं। भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद ये कहता है कि प्रत्येक व्यक्ति राज्य की कार्यकारी शक्ति का प्रयोग इस प्रकार से किया जाएगा कि संघ की कार्यकारी शक्ति के प्रयोग में बाधा या पूर्वाग्रह न हो? आर्टिकल 257, ठीक है, यूनियन स्टेट रिलेशन से रिलेटेड है ये, ठीक है। तो आर्टिकल 257 आंसर हो जाएगा आपका ए। विच वन ऑफ द फॉलोइंग आर्टिकल्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया सेज दैट द एग्जीक्यूटिव पावर ऑफ एवरी स्टेट शेल बी सो एक्सरसाइज्ड as not to impede or prejudice the exercise of the executive power of the union? तो आर्टिकल 257 में ये प्रोविजन दिया हुआ है। चलिए आर्टिकल 34 को, क्वेश्चन नंबर 34 को देख लेते हैं। फिर से दो लिस्ट दी हुई है, ठीक है, एक लिस्ट में आर्टिकल दिए हुए हैं, दूसरे लिस्ट में प्रोविजन दिए हुए हैं, हमको मैच करना है। आर्टिकल 14 हम लोगों को पता है, ठीक है। आर्टिकल 14 क्या है? इक्वलिटी बिफोर लॉ और इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ, यानी कि विधि के समक्ष समानता और विधि का समान संरक्षण, ठीक है। राज्य किसी भी व्यक्ति को भारत के क्षेत्र में कानून के समक्ष समानता या कानून के समान संरक्षण से वंचित नहीं करेगा। तो ए पे क्या है, ए क्या हो गया? 2। अनुच्छेद 15 आर्टिकल 15 हमको पता है कि डिफरेंट है ना, डिफरेंट ग्राउंड्स के ऊपर स्टेट क्या करता है ना, किसी प्रकार का डिस्क्रिमिनेशन नहीं कर सकता। स्टेट के डिफरेंट ग्राउंड्स के ऊपर डिस्क्रिमिनेशन करने के ऊपर रिस्ट्रिक्शन लगाता है आर्टिकल 15, ठीक है। राज्य किसी भी नागरिक के विरुद्ध केवल धर्म, मूलवंश, जाति, लिंग या जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव नहीं करेगा। तो बी क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा, ठीक है। अनुच्छेद 16, ठीक है, अनुच्छेद 16 जो है, आर्टिकल 16 जो है वो क्या करता है, राज्य के नियोजन में अवसरों की समानता प्रदान करता है, ठीक है। तो क्या आ जाएगा, राज्य के अधीन किसी भी कार्यालय में रोजगार या नियुक्ति से संबंधित मामलों में सभी नागरिकों के लिए अवसर की समानता होगी। तो सी क्या हो जाएगा आपका? 4 हो जाएगा। अनुच्छेद 17 अस्पृश्यता का उन्मूलन करता है, ठीक है, अस्पृश्यता का क्या करता है? उन्मूलन करता है। तो ये क्या हो जाएगा? 3। डी क्या हो जाएगा आपका? 3, यानी कि आपका आंसर हो गया 2143, ठीक है, 2143 सी, ठीक है। दो लिस्ट दी हुई है, एक तरफ आर्टिकल दिए हुए, दूसरी तरफ प्रोविजन दिए हुए हैं। आर्टिकल 14, ठीक है, इक्वलिटी बिफोर लॉ एंड इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ, ये हमको कहाँ पर देखने को मिल रहा है? द स्टेट शेल नॉट डिनाई टू एनी पर्सन इक्वलिटी बिफोर द लॉ और द इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ विद इन द टेरिटरी ऑफ इंडिया। तो ये क्या हो गया? 2 हो गया, ठीक है। आर्टिकल 15 हम लोगों को पता है कि डिफरेंट ग्राउंड्स के ऊपर डिस्क्रिमिनेशन के ऊपर क्या करता है? रेस्ट्रिक्शन लगाता है, ठीक है। द स्टेट शेल नॉट डिस्क्रिमिनेट अगेंस्ट एनी सिटीजन ऑन ग्राउंड्स ओनली ऑन रिलीजन, रेस, ठीक है। तो आपका बी का क्या हो गया? 1 हो गया, बी का 1 हो गया। आर्टिकल 16 जो है, देयर शेल बी इक्वलिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी फॉर ऑल सिटीजन्स इन मैटर्स रिलेटेड टू द एम्प्लॉयमेंट और अपॉर्चुनिटी टू एनी ऑफिस अंडर द स्टेट्स, ठीक है। तो सी क्या हो गया आपका? 4 हो गया। डी आर्टिकल 17, ठीक है, क्या करता है ना, प्रोहिबिशन ऑफ अनटचेबिलिटी। तो ये क्या हो जाएगा आपका? 3 हो जाएगा, यानी 2143 आपका आंसर हो जाएगा सी। चलिए क्वेश्चन नंबर 35 में आते हैं। क्वेश्चन नंबर 35 को देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 35 को देख लेते हैं। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद कहता है कि 14 वर्ष से कम आयु के किसी भी बच्चे को किसी कारखाने या खदान में काम करने के लिए नियोजित नहीं किया जाएगा या किसी अन्य खतरनाक रोजगार में नहीं लगाया जाएगा? अनुच्छेद 24 हम लोगों को अच्छे तरीके से पता है। विच आर्टिकल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया सेज नो चाइल्ड बिलो द एज ऑफ 14 ईयर्स शेल बी एम्प्लॉयड टू वर्क इन एनी फैक्ट्री और माइन और एंगेज्ड इन एनी अदर हैजार्डस एम्प्लॉयमेंट? आर्टिकल 24 आंसर हो जाएगा ए। चलिए क्वेश्चन नंबर 36 में आते हैं। क्वेश्चन नंबर 36 को देखते हैं। भारत निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। भारत के संविधान के भाग 9 में पंचायतों के लिए प्रावधान है और इसे संविधान संशोधन अधिनियम 1992 द्वारा सम्मिलित किया गया था, ठीक है। ओके, यहाँ पर जो है वो कॉन्स्टिट्यूशन कौन सा अमेंडमेंट है वो मिसिंग है,
ठीक है, चलिए दूसरा स्टेटमेंट देखते हैं। भारत के संविधान के भाग 9A में नगर पालिकाओं के लिए प्रावधान है, बिल्कुल करेक्ट, सेकंड स्टेटमेंट, ठीक है। और अनुच्छेद 243Q में प्रत्येक राज्य के लिए 2 प्रकार की नगर पालिकाओं, एक नगर परिषद और एक नगर निगम की परिकल्पना की गई है, ठीक है। तो 1992 में जो है वो कौन सा किया गया था, 73rd। तो हम ये यहाँ पर मान लें कि भाई ये जो जिस अमेंडमेंट की बात कर रहे हैं वो कौन सा है, 73rd अमेंडमेंट है, ठीक है, 73rd अमेंडमेंट है। तो भारत के संविधान के भाग 9 में पंचायतों के लिए प्रावधान है और इसे संविधान के 73वें संशोधन अधिनियम द्वारा शामिल किया गया था, ठीक है। तो फर्स्ट स्टेटमेंट करेक्ट हम मान सकते हैं, ठीक है। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स, पार्ट 9 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया प्रोविजंस फॉर पंचायत एंड वाज इंसर्टेड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन 73rd अमेंडमेंट एक्ट 1992, ठीक है। तो करेक्ट है, फर्स्ट स्टेटमेंट आपका करेक्ट हो गया। भारत के संविधान के भाग 9 में नगर पालिकाओं के लिए प्रावधान है, ठीक है। फर्स्ट सेकंड स्टेटमेंट आधा करेक्ट है। और अनुच्छेद 243Q में प्रत्येक राज्य के लिए 2 प्रकार की नगर पालिकाओं, एक नगर परिषद और एक नगर निगम की परिकल्पना की गई, नहीं 3 प्रकार की नगर पालिकाओं की प्रावधान किए गए हैं, ठीक है। तो 3 तरीके की बताई गई है। ट्रांजिशनल के लिए अपन लोग देखते हैं कि क्या है ना, ट्रांजिशनल एरिया के लिए जो है वो क्या होगा, है ना, काउंसिल होगी, ठीक है। बाकी अपन लोगों ने देखा कारपोरेशन होता है, फिर क्या होता है, म्यूनिसिपैलिटीज, ठीक है। तो 3 तरीके की जो है वो बताए गए हैं। अर्बन लोकल बॉडीज 2 तरीके के नहीं बताए गए हैं, ठीक है। तो फर्स्ट स्टेटमेंट करेक्ट है। पार्ट 9A ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया कंटेन्स प्रोविजन फॉर म्यूनिसिपैलिटीज एंड द आर्टिकल 243Q एनवाइसेजेस 2 टाइप्स ऑफ म्यूनिसिपैलिटीज, म्यूनिसिपल काउंसिल एंड म्यूनिसिपल कारपोरेशन, ठीक है, फॉर एवरी स्टेट, ठीक है। तो 2 नहीं है, 3 तरीके के बॉडी बताए गए। सेकंड स्टेटमेंट इनकरेक्ट हो जाएगा आपका, ठीक है। अभी जैसे वहाँ पर बता रहे हैं म्यूनिसिपल काउंसिल है, ठीक है, म्यूनिसिपैलिटीज है और म्यूनिसिपल कारपोरेशन है, ठीक है। तो फर्स्ट स्टेटमेंट करेक्ट है, सेकंड स्टेटमेंट इनकरेक्ट है। तो आंसर बनेगा आपका ए। चलिए क्वेश्चन नंबर 37 में आते हैं। क्वेश्चन नंबर 37 को देखते हैं। निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। नागालैंड, असम, मणिपुर, आंध्र प्रदेश, सिक्किम, मिजोरम, अरुणाचल प्रदेश और गोवा की क्षेत्रीय मांगों को पूरा करने के लिए भारत के संविधान में अनुच्छेद 371A से 371I डाले गए थे, बिल्कुल करेक्ट है ना। डिफरेंट इनकी डिमांड्स को फुलफिल करने के लिए जो है वो क्या किया गया था, यहाँ पर इनको ऐड किया गया। भारत और संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान में दोहरी नीति, संघ और राज्य, ठीक है, करेक्ट है। लेकिन एकल नागरिकता की परिकल्पना की गई। एकल नागरिकता गलत हो गया, है ना। इंडिया में तो एकल नागरिकता है, लेकिन यूएसए में एकल नागरिकता नहीं है। भारत के एक प्राकृतिक नागरिक को कभी भी उसकी नागरिकता से वंचित नहीं किया जा सकता है। प्राकृतिक नागरिक और नेचुरलाइज्ड सिटीजन, ठीक है, नहीं गलत है, नेचुरलाइज्ड सिटीजन की बात हो रही है, ठीक है। यानी कि देशीकरण के द्वारा जिस व्यक्ति को नागरिकता दी गई है तो उसको नागरिकता से वंचित नहीं किया जा सकता, ऐसा ये तीसरा स्टेटमेंट कहना चाह रहा है। तो ये गलत है, किया जा सकता है। केवल आपका जो है वो कौन सा फर्स्ट स्टेटमेंट करेक्ट है, आंसर डी। Consider the following statements. Article 371A to 371I were inserted in the Constitution of India to meet regional demands of Nagaland, Assam, Manipur, Andhra Pradesh, Sikkim, Mizoram, Arunachal Pradesh and Goa. तो फर्स्ट स्टेटमेंट आपका करेक्ट है। देखिए, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया एंड द यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका एनवाइसेजेस अ ड्यूअल पॉलिसी, यानी कि द यूनियन एंड द स्टेट्स, ठीक है, यहाँ तक स्टेटमेंट करेक्ट है। बट अ सिंगल सिटीजनशिप, तो यहाँ पर आकर के क्या हो गया, इनकरेक्ट हो गया, क्योंकि यूएसए में क्या है, ड्यूअल सिटीजनशिप है। A naturalized citizen of India can never be deprived of his citizenship, गलत है। किसी को, है ना, अपन बताएं, अपने को पता है कि उसको डिप्राइव किया जा सकता है, ठीक है। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, डी। केवल फर्स्ट स्टेटमेंट आपका करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 38 में आते हैं। क्वेश्चन नंबर 38 को देखते हैं। संविधान 98वां संशोधन अधिनियम निम्नलिखित में से संबंधित है। केंद्र को सेवा कर लगाने और विनियोजित करने का अधिकार देना, राष्ट्रीय न्यायिक आयोग का गठन, ठीक है, करेक्ट, ठीक है। हम लोगों ने देखा था एनजेक, नेशनल जुडिशियल अपॉइंटमेंट कमीशन का जो प्रोविजन किया गया था वो 98th अमेंडमेंट के थ्रू किया गया था। हालांकि बाद में अपन लोग देखते हैं कि, है ना, कोर्ट ने उसको जो क्या किया था, है ना, वॉइड डिक्लेयर कर दिया था, ठीक है। तो वो अभी एग्जिस्ट नहीं करता है, लेकिन 98th अमेंडमेंट के थ्रू आया था ये, ठीक है। चलिए, ये नहीं है और ये भी नहीं है, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, बी। द कॉन्स्टिट्यूशन 98th अमेंडमेंट एक्ट इज रिलेटेड टू, ठीक है, द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द नेशनल जुडिशियल कमीशन, ठीक है, बी। चलिए क्वेश्चन नंबर 39 में आते हैं। क्वेश्चन नंबर 39 को देखते हैं। निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। भारत के संविधान में 20 भाग हैं, इनकरेक्ट, हमको पता है 22 भाग हैं, ठीक है। भारत के संविधान में कुल 390 अनुच्छेद है, ठीक है, ये भी करेक्ट, इनकरेक्ट है। 395 395 अनुच्छेद है। संविधान संशोधन अधिनियमों द्वारा भारत के संविधान में 9वीं, 10वीं, 11वीं और 12वीं अनुसूची से जोड़ी गई, करेक्ट, बिल्कुल पता है, ठीक है। 9वीं फर्स्ट अमेंडमेंट से, ठीक है। 10वीं जो है अपन लोगों ने देखा था 52nd से,
ठीक है, 11वीं जो है वो 73rd से और 12वीं जो है वो 74th से, ठीक है। तो केवल आपका जो है वो कौन सा थर्ड स्टेटमेंट करेक्ट है, आंसर सी। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स, द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया हैज 20 पार्ट्स, इनकरेक्ट, 22 पार्ट्स है। देयर आर 390 आर्टिकल्स इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, ठीक है, इनकरेक्ट, 395 है। 9th, 10th, 11th एंड 12th शेड्यूल्स वर एडेड टू द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया बाय द कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट्स, ठीक है। तो थर्ड स्टेटमेंट करेक्ट है, आपका आंसर जो बनेगा वो क्या होगा, सी, ठीक है। केवल थर्ड स्टेटमेंट करेक्ट है, बाकी इनकरेक्ट है। चलिए क्वेश्चन नंबर 40 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 40, निम्नलिखित में से कौन संविधान सभा की संघीय संविधान समिति का अध्यक्ष था, ठीक है। संघीय संविधान समिति के अध्यक्ष कौन थे, जवाहरलाल नेहरू, ठीक है। तो आंसर हो जाएगा आपका सी। हु अमंग द फॉलोइंग वाज द चेयरमैन ऑफ द यूनियन कॉन्स्टिट्यूशन कमेटी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, जवाहरलाल नेहरू, सी आंसर, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 41 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 41, निम्नलिखित में कौन सा विषय भारतीय संविधान की 7वीं अनुसूची में संघ सूची के अंतर्गत आता है, खानों और तेल क्षेत्रों में श्रम और सुरक्षा का विनियमन, ठीक है, करेक्ट, यही आएगा। कृषि जो है वो क्या है, स्टेट का सब्जेक्ट है। मत्स्य पालन स्टेट का सब्जेक्ट, सार्वजनिक स्वास्थ्य स्टेट का सब्जेक्ट है। आंसर हो गया ए। विच वन ऑफ द फॉलोइंग सब्जेक्ट इज अंडर द यूनियन लिस्ट इज इन द 7th शेड्यूल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, रेगुलेशन ऑफ लेबर एंड सेफ्टी इन द माइंस एंड ऑयल फील्ड्स, ठीक है। आंसर हो गया आपका ए। क्वेश्चन नंबर 42 को लेते हैं, देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 104th 104वां संविधान संशोधन विधेयक किससे संबंधित है, कुछ राज्यों में विधान परिषदों का उन्मूलन, भारत से बाहर रहने वाले भारतीयों के मूल व्यक्तियों के लिए दोहरी नागरिकता, निजी शिक्षण संस्थाओं में सामाजिक और शैक्षणिक रूप से पिछड़े वर्गों को कोटा प्रदान करना, ठीक है, कोटा प्रदान करना, केंद्र सरकार के अधीन सेवाओं में धार्मिक और अल्पसंख्यकों के लिए कोटा प्रदान करना, ठीक है। चलिए थोड़ा सा प्रॉब्लम यहाँ पर यह है कि कोटा की बात तो की गई है, लेकिन ये जो है वो है ना, ये शिक्षण संस्थाओं का कोटा नहीं। हम लोगों को पता है शेड्यूल्ड कास्ट और शेड्यूल्ड ट्राइब का जो है ना, अपन लोग देखते हैं कि जो रिजर्वेशन पार्लियामेंट में है, जो रिजर्वेशन स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली में है, उसको एक्सटेंड करने के लिए 104th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट को लाया गया था। और इसके साथ ही साथ क्या किया गया था, है ना, एंग्लो इंडियंस के जो नॉमिनेशन का जो प्रोविजन था उसको हटाया गया था, आर्टिकल 331 का, ठीक है। बाकी तो जो है वो इनमें से कुछ भी नहीं होता है, ठीक है। तो यही केवल जो है सी आपका आंसर बन सकता है। बट ये जो प्रोविजन है वो काय के लिए, लोकसभा और राज्य विधान मंडलों के लिए, ठीक है। तब आपका आंसर क्या हो जाएगा, सी बन जाएगा, ठीक है। What does the 104th Constitution Amendment Bill related to? Abolition of Legislative Council in certain states. Introduction. अच्छा ओके, बिल की बात की जा रही है ना, ओके, विधेयक की बात की जा रही है, ठीक है, विधेयक की बात की जा रही है, ठीक है। चलिए विधेयक की बात की जा रही है तो आपका आंसर जो है वो सी करेक्ट बन जाएगा, ठीक है। What does the 104th Constitution Amendment Bill? ओके, बिल की बात है तो आपका आंसर जो बनेगा वो क्या होगा, सी, प्रोवाइडिंग कोटा टू सोशली एंड एजुकेशनली बैकवर्ड क्लासेस इन प्राइवेट एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस, करेक्ट, आपका आंसर क्या है, सी। चलिए क्वेश्चन नंबर 43 में आते हैं। क्वेश्चन नंबर 43 को देख लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा आयोग भारत के संविधान के एक अनुच्छेद के तहत निश्चित प्रावधान के अनुसरण में बनाए, यानी कि इनमें से कौन सा जो है वो कॉन्स्टिट्यूशनल कमीशन है। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग नहीं है, राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग नहीं है, चुनाव आयोग, करेक्ट, ठीक है। ये क्या है, आर्टिकल 324। विच वन अमंग द फॉलोइंग कमीशन वाज सेट अप इन परस्यूएंस ऑफ अ डेफिनेट प्रोविजन अंडर एन आर्टिकल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, ठीक है। तो इलेक्शन कमीशन आर्टिकल 324। चलिए क्वेश्चन नंबर 44 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 44, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। भारत के संविधान में 70वें संशोधन द्वारा राज्य द्वारा 6 से 14 वर्ष आयु के बच्चों को निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा का प्रावधान किया गया, ठीक है। इनकरेक्ट है, हमको पता है कि ये कब किया गया, 86th अमेंडमेंट में किया गया है। सर्व शिक्षा अभियान ग्रामीण क्षेत्रों में भी कंप्यूटर शिक्षा प्रदान करना चाहता है, करेक्ट है, ठीक है। इसका उद्देश्य जो है वो केवल है ना बेसिक एजुकेशन नहीं, साथ साथ में जो है वो डिजिटल एजुकेशन देना भी है। शिक्षा को जो है भारत के संविधान में 42वें संशोधन 1976 द्वारा संवर्ती सूची में शामिल किया गया था, ठीक है। तो करेक्ट है, सेकंड और थर्ड करेक्ट है, आपका आंसर हो जाएगा सी। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन टू द चिल्ड्रन ऑफ 6 to 14 years एज ग्रुप बाय द स्टेट बाय द 17th, ठीक है, 76th अमेंडमेंट टू द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, 86th है, ठीक है। सर्व शिक्षा अभियान 6 to प्रोवाइड कंप्यूटर एजुकेशन इवन इन रूरल एरियाज, करेक्ट है। एजुकेशन वाज इंक्लूडेड इन द कॉन्करेंट लिस्ट बाय द 42nd अमेंडमेंट 1976, ठीक है, करेक्ट है, सेकंड एंड थर्ड, आंसर सी। क्वेश्चन नंबर 45 को लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा संविधान संशोधन अधिनियम में प्रावधान करता है कि केंद्र और राज्यों में मंत्रिपरिषद का आकार क्रमशः
लोकसभा के कुल सदस्यों की संख्या और उस राज्य की विधानसभा के कुल सदस्यों की संख्या के 15% से अधिक नहीं होगा। 51वां संविधान संशोधन, ठीक है। Which one of the following Constitution Amendment Act seeks that the size of the Council of Ministers at the center and the in a state must not exceed 15% of the total number of members in Lok Sabha and the total number of members of the Legislative Assembly of the states, ठीक है। तो ये कैसे किया 91st Amendments, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 46 में आते हैं। क्वेश्चन नंबर 46 को देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा से राजनीति के निर्देशक सिद्धांतों में शामिल है, ठीक है। यानी कि कुछ स्टेटमेंट दिए हुए आपको देखना है कि इनमें से कौन सा डीपीएसपी में शामिल है। मानव तस्करी और जबरन श्रम का निषेध, ठीक है, इनकरेक्ट है। फंडामेंटल राइट्स है। मादक पेय और अन्य दवाओं के औषधीय प्रयोजनों को छोड़कर उपभोग का निषेध जो स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है, ठीक है, ये करेक्ट है। ये फंडामेंटल राइट्स में, यानी कि आपका आंसर क्या है, केवल 2 बी। Which of the following is are included in the directive principle of state policies? Prohibition of traffic in human beings and forced labor, हमको पता है फंडामेंटल राइट्स है, डीपीएसपी नहीं है। Prohibition of consumption except for medical purpose of intoxicating drinks and of other drugs which are injurious to health, select the correct answer, ठीक है। तो सेकंड जो है वो क्या है, करेक्ट है, आंसर बी। क्वेश्चन नंबर 47 में आते हैं। क्वेश्चन नंबर 47 को देख लेते हैं। भारतीय संविधान कि किस अनुसूची में कई राज्यों में अनुसूचित क्षेत्रों के प्रशासन और नियंत्रण के लिए विशेष प्रावधान किए गए, ठीक है। 5th शेड्यूल, ठीक है ना। Which schedule of the Constitution of India contains special provision for the administration and control of scheduled areas in several states? काय की बात हो रही है, सेवरल स्टेट्स की बात हो रही है। तो ये कहाँ पर आएगा, 5th शेड्यूल में। 6th शेड्यूल असम, मेघालय, त्रिपुरा एंड मिजोरम। बट काय की बात कर रहा है, सेवरल स्टेट्स की बात कर रहा है, तो 5th शेड्यूल। क्वेश्चन नंबर 48 में आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 48 को देखते हैं। निम्नलिखित में से किस संविधान संशोधन अधिनियम के तहत भारत के संविधान की 8वीं अनुसूची के अंतर्गत भाषाओं की सूची में 4 भाषाएं जोड़ी गई, जिससे उनकी संख्या बढ़कर के 22 हो गई थी? तो कौन सा अमेंडमेंट था, 92, ठीक है, 92, 90वां संशोधन, 90वां संशोधन। ओके, थोड़ा सा यहाँ पर सभी जगह 90 हो गया है, यहाँ देख लेते हैं, है ना। Under which one of the following Constitution Amendment Act 4 languages were added to the list of languages under the 8th schedule of the Constitution of India, thereby raising the number of 22? यानी किस कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट से जो है वो 4 लैंग्वेजेस जोड़ी गई 8th शेड्यूल में और नंबर ऑफ लैंग्वेजेस बढ़कर के 22 हो गई? तो ये क्या था, ये था हमारा 92nd, 91, 91st, 92nd, 93rd, ठीक है, सी 92nd, ठीक है। तो इसको आप 91, 92 और इसको क्या कर दें 93, ठीक है। तो आपका आंसर जो बनेगा वो क्या बनेगा, सी 92nd। चलिए क्वेश्चन नंबर जो है वो 49 में आते हैं। क्वेश्चन नंबर 49 को देखते हैं। निम्नलिखित में कौन सा संवैधानिक संशोधन यह कहता है कि मंत्रिपरिषद में प्रधानमंत्री सहित मंत्रियों की कुल संख्या लोकसभा के सदस्यों की कुल संख्या के 15% से अधिक नहीं हुई? अभी डिस्कस किया है 91, ठीक है, 91, ठीक है, आंसर हो जाएगा आपका बी। चलिए क्वेश्चन नंबर 50 को देखते हैं। भारत के संविधान के संदर्भ निम्नलिखित पर विचार कीजिए। मौलिक अधिकार, मौलिक कर्तव्य, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत, ठीक है। भारत सरकार द्वारा शुरू किए गए राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम द्वारा भारत के संविधान के उपरोक्त प्रावधानों में से कौन सा प्रावधान पूरा किया है? राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम। राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम यानी कि ये काय के अंतर्गत आएगा, नीति निर्देशक सिद्धांत, यानी कि आपका आंसर हो जाएगा बी, केवल 3। With reference to the Constitution of India, consider the following fundamental rights, fundamental duties, directive principle of state policies. Which of the above provision of the Constitution of India is are fulfilled by the National Social Assistance Program? तो Social Assistance Program जो है वो किसको फुलफिल करेगा? डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसीज, आंसर हो जाएगा आपका बी। चलिए क्वेश्चन नंबर 51 को देखते हैं। भारत के संविधान के तहत निम्नलिखित में से कौन सा एक मौलिक कर्तव्य नहीं है? ठीक है, फंडामेंटल ड्यूटी नहीं है। सार्वजनिक चुनाव में मतदान करना, करेक्ट, यही आपका आंसर होगा, ठीक है ना। वोट करना जो है वो फंडामेंटल ड्यूटी में इंक्लूडेड नहीं है। अंडर द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फंडामेंटल ड्यूटी? टू वोट इन अ पब्लिक इलेक्शंस, ये जो है वो ड्यूटी नहीं। क्वेश्चन नंबर 52 में आते हैं। क्वेश्चन नंबर 52 को देखते हैं। भारत के संविधान में निहित राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों के अंतर्गत निम्नलिखित प्रावधानों पर विचार करें। भारत के नागरिकों के लिए एक समान नागरिक संहिता सुनिश्चित करना, ठीक है। ग्राम पंचायतों का आयोजन करना, ठीक है। ग्रामीण क्षेत्रों में कुटीर उद्योग को बढ़ावा देना, ठीक है। सभी श्रमिकों के लिए उचित अवकाश और सांस्कृतिक अवसर सुनिश्चित करना, ठीक है। उपयुक्त में से कौन से गांधीवादी सिद्धांत के रूप में नीति निर्देशक सिद्धांतों में शामिल किए गए?
ठीक है। तो इनमें से कौन से जो डीपीएसपी दिए गए इनमें से कौन से गांधीवादी सिद्धांतों से प्रभावित है, ठीक है। तो ग्राम पंचायतों का गठन करना 2 और ग्रामीण क्षेत्रों में कुटीर उद्योगों को बढ़ावा देना, ठीक है। तो 2 और 3 यानी कि आपका हो गया बी। एक तरफ गांधी जो है वो काय की बात करते थे, ग्राम स्वराज की बात करते थे, तो पंचायतों की बात की गई, और दूसरा जो है उन्होंने क्या किया था, जो छोटी कॉटेज इंडस्ट्रीज है उनको बढ़ावा देने की बात की गई, ताकि वो क्या हो, उससे एम्प्लॉयमेंट जनरेशन होगा। कंसिडर फॉलोइंग प्रोविजन अंडर द डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसीज एज एनश्राइंड इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, सिक्योरिंग फॉर सिटीजन ऑफ इंडिया अ यूनिफॉर्म सिविल कोड, ठीक है। यानी कि इन्होंने ये पूछा है कि इन प्रिंसिपल्स में से कौन से प्रिंसिपल गांधीयन है, यानी कि गांधीयन आइडियोलॉजी से जो है वो इन्फ्लुएंस्ड है। ऑर्गेनाइजिंग विलेज पंचायत करेक्ट है, प्रमोटिंग कॉटेज इंडस्ट्रीज इन रूरल एरियाज करेक्ट है। तो सेकंड एंड थर्ड आपका आंसर हो जाएगा बी। चलिए क्वेश्चन नंबर 53 में आते हैं। क्वेश्चन नंबर 53 को देखते हैं। भारत के संविधान द्वारा राज्यसभा को निम्नलिखित में से कौन सी विशेष शक्तियां प्रदान की गई? विशेष शक्तियां प्रदान की गई। किसी राज्य के मौजूदा क्षेत्र को बदलना और किसी राज्य का नाम बदलना नहीं, ऐसी कोई शक्ति केवल राज्यसभा के पास नहीं है। संसद को राज्य सूची में कानून बनाने और एक या अधिक अखिल भारतीय सेवाएं बनाने का अधिकार देने वाला प्रस्ताव पारित करना, ठीक है, करेक्ट है। ये विशेषाधिकार जो है वो राज्यसभा के पास होता है, ठीक है। आर्टिकल 249 और आर्टिकल 312, यानी कि अगर आपको क्या करना है, अगर स्टेट लिस्ट में कोई सब्जेक्ट बनाना है तो उसके लिए इसको क्या करना पड़ेगा, प्रस्ताव पारित करना पड़ेगा, ठीक है। Which one of the following special powers have been conferred on the Rajya Sabha by the Constitution of India to change the existing territory of a state and to change the names of state? ये पावर जो है वो नहीं है। To pass a resolution empowering the parliament to make laws in the state list and to create one or more all India services, ठीक है। तो ये स्पेशल प्रिविलेजेस जो हैं वो काउंसिल ऑफ स्टेट के पास होते हैं। आंसर आपका हो जाएगा बी। चलिए क्वेश्चन नंबर 54 को लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 54 को देखें। भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से कौन से प्रावधान शिक्षा पर प्रभाव डालते हैं? नीति निर्देशक तत्व, ग्रामीण और शहरी स्थानीय निकाय, 5वीं अनुसूची, 6ठी अनुसूची और 7वीं अनुसूची, ठीक है। सारे के सारे जो हैं वो क्या करते हैं, शिक्षा को प्रभावित करते हैं। सभी में शिक्षा से संबंधित प्रावधान किए गए हैं, ठीक है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग प्रोविजंस ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया हैव अ बियरिंग ऑन द एजुकेशन? डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, ठीक है। रूरल एंड अर्बन लोकल बॉडीज, 5th शेड्यूल, 6th शेड्यूल एंड 7th शेड्यूल, सभी जो है वो सभी में इससे रिलेटेड जो है वो प्रोविजंस किए गए। क्वेश्चन नंबर 55, ठीक है। आंसर हो गया 54 का डी। 55 को देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 55, भारतीय संविधान के अनुसार भारत के राष्ट्रपति का यह कर्तव्य है कि वह निम्नलिखित में से कौन सा प्रस्ताव संसद के समक्ष प्रस्तुत करे, ठीक है। कॉज टू बी लेड बिफोर द, अकॉर्डिंग टू द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया इट इज द ड्यूटी ऑफ प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया टू कॉज टू बी लेड बिफोर द पार्लियामेंट विच ऑफ द फॉलोइंग, ठीक है। केंद्रीय वित्त आयोग की सिफारिशें करेक्ट है, प्रेसिडेंट जो है वो पार्लियामेंट में रखवाता है। लोक लेखा समिति की रिपोर्ट इनकरेक्ट है, ये रिपोर्ट कहाँ जाती है, सीधे पार्लियामेंट के पास जाती है, ठीक है। नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की रिपोर्ट, ठीक है, किसके पास जाती है, प्रेसिडेंट के पास जाती है। राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग की रिपोर्ट, ठीक है, प्रेसिडेंट के पास जाएगी, यानी कि आपका आंसर है 1, 3 एंड 4 सी, ठीक है। अकॉर्डिंग टू द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया इट इज द ड्यूटी ऑफ द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया टू कॉज टू बी लेड बिफोर द पार्लियामेंट विच ऑफ द फॉलोइंग? द रिकमेंडेशन ऑफ द यूनियन फाइनेंस कमीशन, ठीक है ना, करेक्ट है। द रिपोर्ट ऑफ द पब्लिक अकाउंट कमेटी इनकरेक्ट है, ठीक है। कमेटी सीधे जो है वो पार्लियामेंट को रिपोर्ट देती है, ये प्रेसिडेंट के पास रिपोर्ट नहीं जाती। द रिपोर्ट ऑफ द कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल, ठीक है, आर्टिकल 151 रखवाना पड़ता है, ठीक है। द रिपोर्ट ऑफ द नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल्ड कास्ट, ठीक है, ये भी रखवाना पड़ता है। तो 1, 3 एंड 4 आंसर हो जाएगा आपका सी। क्वेश्चन नंबर 56 को देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय संविधान में निर्धारित नागरिकों के मौलिक कर्तव्यों में से है, ठीक है। यानी कि यहाँ पर कुछ स्टेटमेंट दिए हुए आपको आइडेंटिफाई करना है इनमें से कौन सी फंडामेंटल ड्यूटीज हैं। हमारी समग्र संस्कृति की समृद्ध विरासत को संरक्षित करना, टू प्रिजर्व द रिच हेरिटेज ऑफ अवर कंपोजिट कल्चर, ठीक है, ये क्या है आपका है फंडामेंटल ड्यूटी। कमजोर वर्गों को सामाजिक अन्याय से बचाना, ये फंडामेंटल ड्यूटी नहीं है। टू प्रोटेक्ट द वीकर सेक्शन फ्रॉम सोशल इनजस्टिस, ठीक है, ये कोई ड्यूटी नहीं है। वैज्ञानिक दृष्टिकोण और जांच की भावना का विकास करना, ठीक है, करेक्ट, ये है आपका, ठीक है। टू डेवलप द साइंटिफिक टेम्पर एंड स्पिरिट ऑफ इंक्वायरी, ठीक है, ये क्या है आपका ड्यूटी है। व्यक्तिगत और सामूहिक हित की गतिविधियों के सभी क्षेत्रों में उत्कृष्टता की दिशा में प्रयास करना, ये भी आपकी ड्यूटी है। टू स्ट्राइव टुवर्ड्स द एक्सीलेंस इन ऑल स्फेयर्स ऑफ इंडिविजुअल एंड कलेक्टिव एक्टिविटी, ठीक है, तो करेक्ट है 1, 3 एंड 4 सी हो जाएगा आपका आंसर। क्वेश्चन नंबर 57 में आते हैं। क्वेश्चन नंबर 57 को देखें। भारतीय संविधान में केंद्र और राज्यों के बीच शक्तियों का वितरण निम्नलिखित में से किस अधिनियम पर आधारित है, ठीक है। तो केंद्र राज्य संबंध के बीच में जो शक्तियों का वितरण किया गया वो कैसे, 1935 के अधिनियम, ठीक है। द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर बिटवीन द सेंटर एंड द स्टेट इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज बेस्ड ऑन द एक्ट प्रोवाइडेड इन द, ठीक है, कहाँ पर
गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935, ठीक है। हमको पता है कि बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस इस एक्ट का जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के ऊपर है, मोर देन 250 आर्टिकल्स ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो यहीं से लिए गए हैं, ठीक है। तो ये जो अपन लोग देखते हैं कि जो डिवीजन ऑफ पावर किया गया है वो भी किससे, 1935 के एक्ट से इन्फ्लुएंस है। चलिए क्वेश्चन नंबर 58 में आते हैं। क्वेश्चन नंबर 58, भारतीय इतिहास के संदर्भ में प्रांतों से संबंधित संविधान सभा के सदस्य थे, उन प्रांतों के लोगों द्वारा सीधे चुने गए, नहीं डायरेक्ट इलेक्शन नहीं हुआ था। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस और मुस्लिम लीग द्वारा मनोनीत, ऐसा भी नहीं हुआ था। प्रांतीय संविधान सभा द्वारा चुने गए, करेक्ट है, ठीक है ना, प्रांतीय संविधान सभा के द्वारा, ठीक है। प्रोविंशियल जो लेजिस्लेटिव असेंबलीज थी उन्होंने इनडायरेक्टली क्या किया था, जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के मेंबर्स थे उनको इलेक्ट करने का काम किया था। तो आंसर हो जाएगा आपका सी। विद रेफरेंस टू द इंडियन हिस्ट्री द मेंबर्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली फ्रॉम द प्रोविंसेस वर, ठीक है, इलेक्टेड बाय द प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव असेंबलीज, सी हो जाएगा आपका आंसर। चलिए क्वेश्चन नंबर 59, भारत के संविधान के अनुसार निम्नलिखित में से कौन देश के शासन के लिए मौलिक है? मौलिक अधिकार, मौलिक कर्तव्य, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत, मौलिक अधिकार, ठीक है। तो राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत, ठीक है। अकॉर्डिंग टू द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया विच ऑफ द फॉलोइंग आर फंडामेंटल फॉर द गवर्नेंस ऑफ द कंट्री, ठीक है। फंडामेंटल राइट्स नहीं, फंडामेंटल ड्यूटीज नहीं, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसीज, दे आर द फंडामेंटल फॉर द गवर्नेंस ऑफ, है ना, इंडिया, ठीक है। आंसर हो जाएगा आपका सी। चलिए क्वेश्चन नंबर 60 को लेते हैं। निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। भारत के संविधान में संशोधन केवल लोकसभा में विधेयक पेश करके शुरू किया जा सकता है, इनकरेक्ट, ठीक है। एन अमेंडमेंट टू द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया कैन बी इनिशिएटेड बाय एन इंट्रोडक्शन ऑफ अ बिल इन द लोकसभा ओनली, इनकरेक्ट है। हमको पता है दोनों में से कहीं भी हम इनिशिएट कर सकते हैं। यदि ऐसा संशोधन संविधान के संघीय चरित्र में परिवर्तन करना चाहता है तो संशोधन को भारत के सभी राज्यों की विधायिका द्वारा अनुमोदित किया जाना भी आवश्यक है, ठीक है, इनकरेक्ट है। इफ सच एन अमेंडमेंट सीक्स टू मेक चेंजेस इन द फेडरल कैरेक्टर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन द अमेंडमेंट आल्सो रिक्वायर्स टू बी रेटिफाइड बाय द लेजिस्लेचर ऑफ ऑल स्टेट्स ऑफ इंडिया, इनकरेक्ट है, ठीक है। दोनों स्टेटमेंट करेक्ट है। सेकंड इसलिए इनकरेक्ट है क्योंकि फेडरल कैरेक्टर जो है उसको कोर्ट ने क्या किया है, सुप्रीम कोर्ट ने उसको क्या किया है, उसको बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन डिक्लेयर किया, इसलिए उसमें अमेंडमेंट हो ही नहीं सकता किसी भी तरीके से। तो दोनों ही स्टेटमेंट आपके क्या होगा, इनकरेक्ट, आंसर हो जाएगा डी। चलिए क्वेश्चन नंबर 61 में आ जाते हैं। निम्नलिखित में से किस निकाय की संविधान में उल्लेख नहीं है? नीचे आने की कुछ बॉडीज दी हुई है, ठीक, कुछ बॉडीज दी हुई है, आपको आइडेंटिफिकेशन करना है कि इनमें से कौन सी बॉडीज जो है वो कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन नहीं है। राष्ट्रीय विकास परिषद, ठीक है, कोई प्रोविजन नहीं कॉन्स्टिट्यूशन में। योजना आयोग का नहीं है, क्षेत्रीय परिषदों का भी नहीं है, ठीक है। अंतर्राज्यीय परिषदों का है, क्षेत्रीय परिषदों का नहीं है, ठीक है। तो तीनों का ही प्रोविजन यहाँ पर नहीं है। विच ऑफ द फॉलोइंग बॉडीज डज नॉट फाइंड मेंशन्ड इन द कॉन्स्टिट्यूशन? नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल जो है वो, उसका कोई प्रोविजन कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं था। प्लानिंग कमीशन का भी कोई प्रोविजन नहीं था। जोनल काउंसिल का भी कोई प्रोविजन नहीं है, ठीक है। यानी कि तीनों में से किसी का भी जो है वो प्रोविजन कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं मिलता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 62, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। राष्ट्रीय विकास परिषद योजना आयोग का एक अंग है, ठीक है, योजना आयोग का अंग नहीं है, ठीक है। उसकी एडवाइजरी बॉडी की तरह उसको जो है एस्टैब्लिश किया गया था, ठीक है। उसका कंपोनेंट या उसका पार्ट इसको जो है वो नहीं बनाया गया था, ठीक है। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल इज एन ऑर्गन ऑफ द प्लानिंग कमीशन, तो ऐसा नहीं। भारत के संविधान में आर्थिक और सामाजिक नियोजन को समवर्ती सूची में रखा गया है, करेक्ट। द इकोनॉमिक एंड सोशल प्लानिंग इज केप्ट इन द कॉन्करेंट लिस्ट इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, करेक्ट है, ठीक है। कॉन्करेंट लिस्ट में आता है सामाजिक आर्थिक नियोजन, ठीक है। सोशियो इकोनॉमिक प्लानिंग जो है वो काय का सब्जेक्ट है, वो कॉन्करेंट लिस्ट का सब्जेक्ट है। भारत का संविधान निर्धारित करता है कि पंचायतों को आर्थिक विकास और सामाजिक न्याय के लिए योजनाएं तैयार करने का कार्य सौंपा जाना चाहिए, करेक्ट है। द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया प्रिस्क्राइब्स दैट पंचायत शुड बी असाइंड द टास्क ऑफ प्रिपरेशन ऑफ प्लान्स फॉर इकोनॉमिक डेवलपमेंट एंड सोशल जस्टिस, ठीक है। तो थर्ड भी करेक्ट है, सेकंड और थर्ड आपका करेक्ट है, आंसर हो जाएगा आपका बी, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 63 को लेते हैं। भारतीय संविधान के उद्देश्यों में से एक के रूप में आर्थिक न्याय का प्रावधान किया गया है, ठीक है। यानी कि आर्थिक न्याय को जो है वो कहाँ पर भारतीय संविधान के उद्देश्य के रूप में बताया गया है। प्रस्तावना और मौलिक अधिकार, प्रस्तावना और राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत, मौलिक अधिकार और राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत, ठीक है, उपरोक्त में से कोई नहीं, ठीक है। तो कहाँ पर बताया गया है, प्रस्तावना और नीति निर्देशक सिद्धांत, ठीक है। प्रस्तावना और नीति निर्देशक सिद्धांतों में इसकी बात की गई। इकोनॉमिक जस्टिस एज वन ऑफ द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन हैज बीन प्रोवाइडेड इन द प्रीएम्बल एंड द फंडामेंटल राइट्स, ठीक है। फंडामेंटल राइट्स में जो है वो कोई बात नहीं की गई इकोनॉमिक जस्टिस की,
ठीक है, द प्रीएम्बल एंड द डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसीज, ठीक है, दोनों जगह पर इसकी बात की गई है ना। इकोनॉमिक जस्टिस की बात प्रीएम्बल में भी आती है, और हमको पता ही है कि जो अभी हम लोगों ने डिस्कस किया था डीपीएसपी जो है वो क्या करते हैं, सोशियो इकोनॉमिक डेमोक्रेसी एस्टैब्लिश करते हैं। तो आपका आंसर क्या बनेगा, बी। क्वेश्चन नंबर 64 में आते हैं। क्वेश्चन नंबर 64 को देखें, भारतीय संविधान की निम्नलिखित में से किस अनुसूची में दल बदल विरोधी प्रावधान है, ठीक है, तो ये कहाँ पर है, 10वीं अनुसूची में है, ठीक है, यानी कि है ना, एंटी डिफेक्शन से रिलेटेड प्रोविजन कहाँ पर है, 10th शेड्यूल में है। क्वेश्चन नंबर 65 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 65, भारत के संविधान में अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा को बढ़ावा देना शामिल है, कहाँ पर शामिल है, तो हम लोगों ने देखा था अभी आर्टिकल पीछे डिस्कस किया था, आर्टिकल 51। आर्टिकल 51 कहाँ पर आता है, पार्ट 4, ठीक है, यानी कि डीपीएसपी में, ठीक है, तो कहाँ पर शामिल है, डीपीएसपी में। इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया प्रमोशन ऑफ इंटरनेशनल पीस एंड सिक्योरिटी इज इंक्लूडेड इन द डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसीज, ठीक है, आंसर बी। चलिए क्वेश्चन नंबर 66, भारतीय संविधान में 5वीं अनुसूची और 6ठी अनुसूची के प्रावधान निम्नलिखित उद्देश्यों के लिए किए गए। 5वीं और 6ठी अनुसूची दोनों के बारे में हम लोगों को पता है कि दे आर रिलेटेड टू द एडमिनिस्ट्रेशन एंड गवर्नेंस ऑफ द शेड्यूल्ड ट्राइब्स एंड शेड्यूल्ड ट्राइबल एरियाज, ठीक है, अनुसूचित जातियों के हितों की रक्षा करना, राज्यों के बीच सीमाओं का निर्धारण करना, पंचायतों की शक्ति प्राधिकार और जिम्मेदारियों का निर्धारण करना, सभी सीमावर्ती राज्यों के हितों की रक्षा करना, यानी कि आपका आंसर हो जाएगा ए, अनुसूचित जनजातियों के हितों की रक्षा करना। द प्रोविजंस इन द 5th शेड्यूल एंड 6th शेड्यूल इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया आर मेड इन ऑर्डर टू प्रोटेक्ट द इंटरेस्ट ऑफ शेड्यूल्ड ट्राइब्स, आंसर ए। क्वेश्चन नंबर 67 को देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा भारत के संविधान का संरक्षक है, ठीक है, यानी कि कौन जो है कॉन्स्टिट्यूशन के प्रोटेक्शन करने का काम करता है, कौन कॉन्स्टिट्यूशन का कस्टोडियन है, तो हमको पता है सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया जो है, ठीक है, आंसर हो जाएगा डी, द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया। क्वेश्चन नंबर 68 में आते हैं। क्वेश्चन नंबर, भारत की संप्रभुता, एकता और अखंडता को बनाए रखना और उसकी रक्षा करना निम्नलिखित में से किसमें प्रावधान किया गया है, ठीक है, संविधान की प्रस्तावना, नीति निर्देशक सिद्धांत, मौलिक अधिकार, मौलिक कर्तव्य, तो ये क्या है, मौलिक कर्तव्य आपकी फंडामेंटल ड्यूटी है। To uphold and protect the sovereignty, unity and the integrity of India is a provision made in the preamble of the Constitution, DPSP, fundamental rights, fundamental duties। तो ये क्या है, हमारी फंडामेंटल ड्यूटी है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 69 में आते हैं, भारतीय संविधान में कल्याणकारी राज्य का आदर्श इसकी निम्नलिखित धाराओं में निहित है। कल्याणकारी, वेलफेयर स्टेट्स की बात की जा रही है, तो वेलफेयर स्टेट का प्रोविजन कहाँ पर देखने को मिलता है, डीपीएसपी में, ठीक है, कहाँ पर देखने को मिलता है, नीति निर्देशक सिद्धांतों में। The ideal of welfare state in the Indian Constitution is enshrined in the DPSP, Directive Principles of State Policy, क्योंकि ये क्या करता है, सोशियो इकोनॉमिक डेमोक्रेसी को एस्टैब्लिश करने की बात करता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 70 में आते हैं। क्वेश्चन नंबर 70 को देखें, राजनीति के निर्देशक सिद्धांतों के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। सिद्धांत देश में सामाजिक आर्थिक लोकतंत्र को स्पष्ट करते हैं, करेक्ट, ठीक है। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द डीपीएसपी, ठीक है, द प्रिंसिपल स्पेल आउट द सोशियो इकोनॉमिक डेमोक्रेसी इन द कंट्री, करेक्ट है, अभी हम इसी की बात कर रहे हैं। इन सिद्धांतों में निहित प्रावधान किसी भी न्यायालय द्वारा लागू नहीं किए जा सकते हैं, करेक्ट, सेकंड स्टेटमेंट भी करेक्ट है। द प्रोविजंस कंटेंट इन दीज प्रिंसिपल्स आर नॉट एनफोर्सिबल बाय एनी कोर्ट, ठीक है, सेकंड स्टेटमेंट करेक्ट है, इनको एनफोर्सिबल नहीं बनाया जा सकता, दोनों स्टेटमेंट करेक्ट है, आपका आंसर हो जाएगा सी। चलिए क्वेश्चन नंबर 71 में आते हैं, भारत की संसद वो राष्ट्रीय हित में राज्य सूची में किसी भी विषय पर कानून बनाने की शक्ति प्राप्त होती है यदि इस आशय का प्रस्ताव निम्नलिखित में द्वारा पारित किया जाता है, ठीक है। लोकसभा अपने कुल सदस्यों के साधारण बहुमत से, नहीं, लोकसभा तो पारित ही नहीं कर सकता, लोकसभा है ना, लोकसभा तो पारित ही नहीं कर सकता, यानी कि ए और बी दोनों स्टेटमेंट काट दें। राज्यसभा अपने कुल सदस्यों के साधारण बहुमत से, इनकरेक्ट, ठीक है। राज्यसभा अपने उपस्थित और मतदान करने वाले सदस्यों के कम से कम 2/3 बहुमत से, तो आंसर हो जाएगा डी। The Parliament of India acquires the power to legislate on any item in the state list in the national interest if a resolution to that effect is passed by the, ठीक है, लोकसभा तो पास ही नहीं कर सकता, तो लोकसभा से रिलेटेड दोनों स्टेटमेंट आपकी क्या हो गई, इनकरेक्ट। तीसरा, राज्यसभा बाय अ सिंपल मेजोरिटी, सिंपल मेजोरिटी से नहीं कर सकता, स्पेशल मेजोरिटी चाहिए, ठीक है, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, डी, राज्यसभा बाय अ मेजोरिटी ऑफ नॉट लेस देन 2/3 ऑफ इट्स मेंबर्स एंड प्रेजेंट एंड वोटिंग, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 72 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 72, निम्नलिखित में से कौन सा उद्देश्य भारत के संविधान की प्रस्तावना में शामिल नहीं है, ठीक है, किस को शामिल नहीं किया गया। विचार की स्वतंत्रता शामिल है, आर्थिक स्वतंत्रता, ठीक है, आर्थिक स्वतंत्रता, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, विश्वास की स्वतंत्रता, ठीक है, आर्थिक स्वतंत्रता जो है इसमें शामिल नहीं है, विचार, अभिव्यक्ति और विश्वास की स्वतंत्रता शामिल है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग ऑब्जेक्टिव्स इज नॉट एम्बॉडीड इन द प्रीएम्बल टू द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया,
ठीक है। लिबर्टी ऑफ थॉट जो है वो इंक्लूडेड है, इकोनॉमिक लिबर्टी यहाँ पर इंक्लूडेड नहीं है, लिबर्टी ऑफ एक्सप्रेशन शामिल है, लिबर्टी ऑफ बिलीफ शामिल है, ठीक है। आपका आंसर हो जाएगा बी। चलिए क्वेश्चन नंबर 73 को लेते हैं। भारत के संविधान के निर्माताओं की सोच निम्नलिखित में से किसमें प्रतिबिंबित होती है? प्रस्तावना में, ठीक है, प्रीएम्बल में। द माइंड ऑफ द मेकर्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया इज रिफ्लेक्टेड इन विच ऑफ द फॉलोइंग। तो प्रीएम्बल में जो है रिफ्लेक्ट होता है कि वो क्या चाहते थे, उनकी जो फीलिंग्स थी वो क्या थी, उनके इमोशंस जो थे वो क्या थे। चलिए क्वेश्चन नंबर 74। भारतीय संविधान में शोषण के विरुद्ध अधिकार द्वारा निम्नलिखित में से किनकी परिकल्पना की गई है? विच ऑफ द फॉलोइंग आर एनवाइसेड बाय द राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन के बारे में स्टेटमेंट। मानव तस्करी और जबरन श्रम का निषेध, ठीक है, करेक्ट है ना। प्रोहिबिशन ऑफ ट्रैफिक इन ह्यूमन बींग्स एंड फोर्स लेबर, करेक्ट। अस्पृश्यता का उन्मूलन नहीं है, ठीक है। एबॉलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी जो है वो नहीं है। अल्पसंख्यकों के हितों की सुरक्षा, ठीक है, ये भी नहीं है ना। प्रोटेक्शन ऑफ द इंटरेस्ट ऑफ माइनॉरिटीज, ये भी नहीं है। कारखानों और खदानों में बच्चों के रोजगार पर प्रतिबंध, ठीक है, इट आल्सो, ठीक है। आर्टिकल 24 भी जो है वो है ना राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन में आता है। प्रोहिबिशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट ऑफ चिल्ड्रन इन फैक्ट्रीज एंड माइंस। तो फर्स्ट एंड फोर्थ जो है वो आपका आंसर बनेगा सी, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 75। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? ठीक है, कुछ स्टेटमेंट दिया वो आपको करेक्ट आइडेंटिफाई करना है। अधिकार नागरिकों के विरुद्ध राज्य के दावे हैं, ठीक है, इनकरेक्ट। अधिकार विशेषाधिकार हैं जो किसी राज्य के संविधान में शामिल है, विशेषाधिकार नहीं होते हैं। अधिकार और विशेषाधिकार अलग अलग चीजें हैं। अधिकार राज्य के विरुद्ध नागरिकों के दावे हैं, ठीक है, करेक्ट है। अधिकार अनेक नागरिकों के विरुद्ध कुछ, ठीक है, इनकरेक्ट। विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज करेक्ट? राइट आर क्लेम्स ऑफ द स्टेट अगेंस्ट द सिटीजन, ठीक है, नहीं है, स्टेट के जो है क्लेम्स नहीं होते हैं आगे। राइट आर प्रिविलेजेस, ठीक है, राइट्स जो है वो प्रिविलेजेस भी नहीं होते हैं, तो ये भी इनकरेक्ट है। राइट्स आर क्लेम्स ऑफ द सिटीजन्स अगेंस्ट द स्टेट, ठीक है, करेक्ट है ना। राइट्स क्या होते हैं? राइट्स सिटीजन्स के क्लेम्स होते हैं, किसके अगेंस्ट? स्टेट के अगेंस्ट होते हैं, तो आपका सी जो स्टेटमेंट है वो करेक्ट है। चलिए क्वेश्चन नंबर 76। निम्नलिखित में से कौन सा कथन भारतीय नागरिकों के मौलिक कर्तव्यों के बारे में सत्य है? ठीक है, सत्य है, ठीक है। फंडामेंटल ड्यूटीज के रिगार्डिंग कुछ स्टेटमेंट दिए हुए, आपको आइडेंटिफाई करना है कि इनमें से कौन से स्टेटमेंट जो है वो करेक्ट हैं। इन कर्तव्यों को लागू करने के लिए एक विधायी प्रक्रिया प्रदान की गई है, इनकरेक्ट। अ लेजिस्लेटिव प्रोसीजर हैज़ बीन प्रोवाइडेड टू एनफोर्स दिस ड्यूटीज, ठीक है, ऐसा कोई लेजिस्लेटिव प्रोसीजर नहीं दिया हुआ है, हम लोगों को अच्छी तरीके से पता है। फर्स्ट स्टेटमेंट इनकरेक्ट। वे कानूनी कर्तव्यों से संबंधित हैं, ठीक है, इनकरेक्ट है। दे आर को रिलेटेड विद द लीगल ड्यूटीज, ठीक है, कोई लीगल ड्यूटी से भी उनका कोई रिलेशन या कोई एसोसिएशन नहीं है। आंसर हो जाएगा डी, दोनों ही स्टेटमेंट इनकरेक्ट। क्वेश्चन नंबर 77। भारत के संदर्भ में लिखित में से कौन सा अधिकार और कर्तव्यों के बीच सही संबंध है? इन द कंटेक्स्ट ऑफ इंडिया विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट रिलेशनशिप बिटवीन राइट्स एंड ड्यूटीज? अधिकार एवं कर्तव्य, अधिकार कर्तव्यों से सहसंबद्ध है, ठीक है, करेक्ट है, यही करेक्ट है। राइट्स आर को रिलेटिव विथ ड्यूटीज, करेक्ट, ठीक है। अधिकार व्यक्तिगत और इसलिए समाज और कर्तव्य से स्वतंत्र है, ठीक है, इनकरेक्ट। राइट्स आर पर्सनल एंड हैंस इंडिपेंडेंट ऑफ सोसाइटी एंड ड्यूटीज, इनकरेक्ट। नागरिक के व्यक्तित्व की उन्नति के लिए अधिकार महत्वपूर्ण है, न कि कर्तव्य, इनकरेक्ट, ठीक है। राइट्स नॉट ड्यूटीज आर इंपॉर्टेंट फॉर द एडवांसमेंट ऑफ द पर्सनैलिटी ऑफ द सिटीजन, इनकरेक्ट। राज्य की स्थिरता के लिए अधिकार नहीं बल्कि कर्तव्य महत्वपूर्ण है, इनकरेक्ट, ठीक है। ड्यूटीज नॉट राइट्स आर इंपॉर्टेंट फॉर द स्टेबिलिटी ऑफ द स्टेट, ठीक है, फर्स्ट स्टेटमेंट ही आपका करेक्ट है, आंसर हो गया आपका ए। चलिए क्वेश्चन नंबर 78 को लेते हैं। संविधान के 42वें संशोधन द्वारा राजनीति के निर्देशक सिद्धांतों में निम्नलिखित में से कौन सा सिद्धांत जोड़ा गया? ठीक है, यानी कि यहाँ पर कुछ डीपीएसपी दिए हुए हैं, आपको आइडेंटिफाई करना है कि इनमें से कौन सा डीपीएसपी जो है वो 42nd अमेंडमेंट से जोड़ा गया था। पुरुषों और महिलाओं दोनों के लिए समान काम के लिए समान वेतन नहीं। उद्योगों के प्रबंधन में श्रमिकों की भागीदारी, करेक्ट है ना, 43A, ठीक है, 43A। काम, शिक्षा और सार्वजनिक सहायता का अधिकार नहीं। श्रमिकों को जीवन निर्वाह, मजदूरी और काम की मनी, ठीक है, तो आपका आंसर बी, ठीक है। यानी कि यहाँ पर जो डीपीएसपी दिए हुए इनमें से आइडेंटिफाई करना है कि इनमें से कौन सा डीपीएसपी जो है वो 42nd अमेंडमेंट से जोड़ा गया। इक्वल पे फॉर इक्वल वर्क फॉर बोथ एंड मेन एंड वीमन, ठीक है, तो ये नहीं है, ठीक है। पार्टिसिपेशन ऑफ वर्कर्स इन द मैनेजमेंट ऑफ इंडस्ट्रीज, यही करेक्ट है। 43 जो ए है आपका 43A जोड़ा गया था, ठीक है। 78 का आंसर हो गया आपका बी। क्वेश्चन नंबर 79 में आते हैं।
निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। भारत के संविधान के संदर्भ में राजनीति के निर्देशक सिद्धांत निम्नलिखित पर सीमाएं निर्धारित करते हैं, यानी कि किसकी जो है वो लिमिटेशंस डिसाइड करने का काम करते हैं। Consider the following statements with reference to the Constitution of India. The directive principle of state policies constitute limitations upon, किसी के ऊपर कोई लिमिटेशन नहीं लगाते हैं, ठीक है ना। विधायी कार्य यानी कि लेजिस्लेटिव फंक्शन नहीं लगाते हैं, विधायी कार्यों के ऊपर कोई कानून बनाने के लिए उनको बाधित नहीं किया जा सकता, ठीक है। कार्यकारी कार्य, ठीक है, यानी कि एग्जीक्यूटिव फंक्शंस, ठीक है, दोनों में से किसी के ऊपर भी कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं लगाते। तो आंसर हो जाएगा डी, नाइदर वन नॉर टू। चलिए क्वेश्चन नंबर 80 में आते हैं। निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। भारत की संसद किसी विशेष कानून को भारत के संविधान की 9वीं अनुसूची में रख सकती है, करेक्ट है ना। द पार्लियामेंट ऑफ इंडिया कैन प्लेस अ पर्टिकुलर लॉ इन 9th शेड्यूल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, करेक्ट है ना। पार्लियामेंट के पास ये पावर है, पार्लियामेंट क्या कर सकती है, किसी लॉ को 9th शेड्यूल में रख सकती है। तो फर्स्ट स्टेटमेंट करेक्ट। 9वीं अनुसूची में रखे गए कानून की वैधता की किसी भी अदालत द्वारा जांच नहीं की जा सकती और इस पर कोई निर्णय नहीं दिया जा सकता। सेकंड स्टेटमेंट इनकरेक्ट। द वैलिडिटी ऑफ अ लॉ प्लेस्ड इन द 9th शेड्यूल कैन नॉट, ठीक है, कैन नॉट बी एग्जामिन्ड बाय एनी कोर्ट एंड नो जजमेंट कैन बी मेड ऑन इट, इनकरेक्ट। केशवानंद वाले केस के बाद हम लोगों को अच्छी तरीके से पता है, ये बोल दिया गया है ना, कि क्या किया जा सकता है, 9th शेड्यूल में रखे हुए किसी लॉ का भी क्या किया जा सकता है, जुडिशियल रिव्यू किया जा सकता है, ठीक है। केवल यही बात है कि 24 अप्रैल 1973 जो कि केशवानंद के डिसीजन की डेट है, उसके पहले जो रख दिए गए हैं लॉज, उनका जुडिशियल रिव्यू नहीं होगा, लेकिन उसके बाद जो है उनका क्या हो सकता है, जुडिशियल रिव्यू हो सकता है, ठीक है। तो फर्स्ट स्टेटमेंट आपका करेक्ट है, सेकंड स्टेटमेंट इनकरेक्ट है, आंसर हो गया आपका ए। क्वेश्चन नंबर 81 को ले लेते हैं। 1935 के भारत सरकार अधिनियम द्वारा स्थापित संघ में अवशिष्ट शक्तियां किसे दी गई थी, किसको दी गई थी, गवर्नर जनरल को, ठीक है। यानी कि जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 था, उसने रेसिडरी पावर्स जो दी थी वो किसको दी थी, तो किसको दी थी, गवर्नर जनरल को दी थी, ठीक है। आंसर आपका बी। क्वेश्चन नंबर 82 में आते हैं। क्वेश्चन नंबर 82 को देख लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा कानून और स्वतंत्रता के बीच सबसे अच्छे उचित संबंध को दर्शाता है, ठीक है। यानी कि कुछ स्टेटमेंट यहाँ पर दिए हुए हैं, आपको आइडेंटिफाई करना है कि इनमें से कौन सा जो है, कौन सा लॉ और जो फ्रीडम है उन दोनों के बीच में जो है एक बेटर रिलेशंस को बताता है। यदि अधिक कानून है तो स्वतंत्रता कम है, अधिक कानून है तो स्वतंत्रता कम है, ठीक है। नहीं, ऐसा नहीं है। इफ देयर आर मोर लॉज देयर इज लेस लिबर्टी, ऐसा कोई जरूरी नहीं है, ठीक है। यदि कोई कानून नहीं है तो कोई स्वतंत्रता नहीं है, करेक्ट। अगर कोई कानून नहीं होगा तो स्वतंत्रता भी नहीं होगी, ठीक है। लॉलेसनेस की स्थिति होगी, लॉलेसनेस में जो है वो किसी के लिए भी अपनी फ्रीडम्स और राइट्स को मेंटेन रखना पॉसिबल नहीं होगा। इफ देयर आर नो लॉज देयर इज नो लिबर्टी, ठीक है। सेकंड स्टेटमेंट जो है वो आपका क्या है, करेक्ट है, आंसर 82 का हो जाएगा आपका बी। चलिए क्वेश्चन नंबर 83 को लेते हैं। निम्नलिखित में से किसे कानून के शासन की मुख्य विशेषता माना जाता है, यानी कि यहाँ पर कुछ फीचर दिए हुए, आपको आइडेंटिफाई करना है कि इनमें से कौन से फीचर रूल ऑफ लॉ का पार्ट हैं, ठीक है। शक्तियों की सीमा, ठीक है, शक्तियों की सीमा यानी कि लिमिटेशन ऑफ पावर्स, ठीक है, लिमिटेशन ऑफ पावर्स, करेक्ट। रूल ऑफ लॉ के लिए जरूरी है कि जो स्टेट है, जो इंस्टीट्यूशन है, ठीक है, उनको क्या किया जाना चाहिए, उनकी अथॉरिटी को, उनकी पावर को लिमिटेड किया जाना चाहिए, ठीक है। कानून के समक्ष समानता, ठीक है, करेक्ट है ना। इक्वलिटी बिफोर लॉ, इक्वलिटी बिफोर लॉ भी चाहिए, ठीक है। इक्वलिटी बिफोर लॉ होगा तभी रूल ऑफ लॉ होगा। सरकार के प्रति लोगों की जिम्मेदारी नहीं, ठीक है। पीपल्स रिस्पॉन्सिबिलिटी टू द गवर्नमेंट नहीं। स्वतंत्रता और नागरिक अधिकार, ठीक है ना, बिल्कुल करेक्ट। स्वतंत्रता और नागरिक अधिकार दोनों जो है वो चाहिएंगे, तभी जाकर के क्या होगा, रूल ऑफ लॉ हो पाएगा, ठीक है। सी आपका आंसर हो जाएगा 1, 2 एंड 4। चलिए क्वेश्चन नंबर 84 में आते हैं। क्वेश्चन नंबर 84, निजता के अधिकार को जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता के अधिकार के आंतरिक भाग के रूप में संरक्षित किया गया है, ठीक है। भारत के संविधान में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही और उचित रूप से उपयुक्त कथन को दर्शाता है, तो आर्टिकल 21 में क्या किया गया, आर्टिकल 21 फंडामेंटल राइट्स वाले पार्ट में जो है वो राइट टू प्राइवेसी को क्या किया गया, इंक्लूड किया गया है। अनुच्छेद 14 संविधान के 42 संविधान संशोधन के तहत प्रावधान नहीं। अनुच्छेद 17 और भाग 4 में राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत नहीं। अनुच्छेद 21 और भाग 3 में गारंटीकृत स्वतंत्रता है, ठीक है, बिल्कुल करेक्ट, अभी हम लोगों ने डिस्कस किया। निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। भारत के संविधान में 44 संशोधन ने एक अनुच्छेद पेश किया जो प्रधानमंत्री के चुनाव को न्यायिक समीक्षा से परे रखता है, ठीक है। नहीं, हम लोगों को पता है कि इस तरीके का कोई प्रोविजन जो है वो नहीं किया गया था। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। द 44th अमेंडमेंट टू द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया इंट्रोड्यूस्ड एन आर्टिकल प्लेसिंग द इलेक्शन ऑफ द प्राइम मिनिस्टर बियॉन्ड जुडिशियल रिव्यू।
ठीक है, ऐसा कोई प्रोविजन 44th अमेंडमेंट ने नहीं किया। ठीक है, सेकंड स्टेटमेंट, भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने न्यायपालिका की स्वतंत्रता का उल्लंघन करने वाले होने के कारण भारत के संविधान के 99वें संशोधन को रद्द कर दिया। ठीक है, 99वें संविधान संशोधन को रद्द कर दिया। ठीक है, सेकंड स्टेटमेंट भी आपका इनकरेक्ट हो जाएगा। ठीक है, कौन सा था? 98 था। 98 में हमने देखा था नेशनल जुडिशियल अपॉइंटमेंट कमीशन की बात की गई थी। ठीक है, तो बात क्या हो रही है? भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने न्यायपालिका की स्वतंत्रता का उल्लंघन करने वाले होने के कारण, ठीक है, भारत के संविधान में 99वें संविधान संशोधन को रद्द कर दिया। एनजे को इसी बेसिस पे रद्द किया गया था। ये माना गया था कि भाई इससे क्या होगा, जो जुडिशरी का इंडिपेंडेंस है वो खत्म हो जाएगा, इसमें एग्जीक्यूटिव का इंटरफेयर जो है वो बढ़ेगा। ठीक है, तो जुडिशरी के लिए इंडिपेंडेंट होकर के काम करना पॉसिबल नहीं हो पाएगा। तो ठीक है, ये 99 नहीं था, ये कौन सा था? 98 था। ठीक है, तो दोनों ही स्टेटमेंट आपके क्या होगा? इनकरेक्ट, आंसर डी। ठीक है, द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया स्ट्रक डाउन द 99th अमेंडमेंट टू द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया एज बीइंग वायलेटिव ऑफ द इंडिपेंडेंस ऑफ द जुडिशरी। ठीक है, तो दोनों स्टेटमेंट इनकरेक्ट है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 86 को लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 86, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। न्यायाधीश जांच अधिनियम 1968 के अनुसार भारत के सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश पर महाभियोग चलाने का प्रस्ताव लोकसभा के अध्यक्ष द्वारा अस्वीकार नहीं किया जा सकता है। ठीक है, चलिए, है ना, तो हमको क्या देखना? सही है। ठीक है, यानी कि हमको क्या करना है? करेक्ट स्टेटमेंट आइडेंटिफाई करना है। ठीक है, तो ये स्टेटमेंट क्या हो गया? इनकरेक्ट हो गया। ठीक है, स्पीकर के पास से अथॉरिटी होती है कि वो क्या कर सकता है? ऐसे किसी रिजोल्यूशन को रिजेक्ट कर सकता है। ठीक है, तो पहला स्टेटमेंट इनकरेक्ट। ठीक है, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। द मोशन टू इम्पीच अ जज ऑफ द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया कैन नॉट बी रिजेक्टेड बाय द स्पीकर ऑफ द लोकसभा एज पर द जजेस इंक्वायरी एक्ट 1968। इनकरेक्ट है, स्पीकर के पास अथॉरिटी होती है, वो उसको रिजेक्ट कर सकता है। भारत का संविधान भारत के सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की अक्षमता और सिद्ध दुर्व्यवहार को परिभाषित करता है और उसका विवरण देता है। इनकरेक्ट। ठीक है, ऐसा कोई डिस्क्रिप्शन जो है वो कॉन्स्टिट्यूशन हमको नहीं देता है। ठीक है, द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया डिफाइंस एंड गिव्स डिटेल्स ऑफ व्हाट कॉन्स्टिट्यूट्स इनकैपेसिटी एंड प्रूव्ड मिसबिहेवियर ऑफ द जजेस ऑफ द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया। ऐसा कोई डिस्क्रिप्शन हमारा कॉन्स्टिट्यूशन नहीं देता है। भारत के सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के महाभियोग की प्रक्रिया का विवरण न्यायाधीश जांच अधिनियम 1968 में दिया गया है। ठीक है, करेक्ट है। थर्ड स्टेटमेंट करेक्ट है। द डिटेल्स ऑफ द प्रोसेस ऑफ द इम्पीचमेंट ऑफ द जजेस ऑफ द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया आर गिवन इन द जजेस इंक्वायरी एक्ट 1968। ठीक है, डिटेल्स जो है वो कहां पर दिए हुए हैं? इस एक्ट में दिए हुए हैं, कॉन्स्टिट्यूशन में इसके डिटेल्स नहीं दिए हुए हैं। ठीक है, तो थर्ड स्टेटमेंट आपका क्या हो गया? करेक्ट। ठीक है, फोर्थ, यदि किसी न्यायाधीश के महाभियोग के प्रस्ताव पर मतदान किया जाता है तो कानून के अनुसार प्रस्ताव को संसद के प्रत्येक सदन द्वारा समर्थित होना चाहिए और उस सदन की कुल सदस्यता के बहुमत द्वारा, ठीक है, कुल सदस्यता के बहुमत द्वारा और उस सदन के उपस्थित और मतदान करने वाले कुल सदस्यों के कम से कम 2/3 द्वारा समर्थित होना चाहिए। ठीक है, बिल्कुल है। ठीक है, जब किसी सुप्रीम कोर्ट जज को हटाना है तो उसको, है ना, पास तभी माना जाएगा जब कम से कम, ठीक है, कम से कम 2/3 ऑफ प्रेजेंट एंड वोटिंग, जो कि टोटल स्ट्रेंथ के मेजोरिटी से कम नहीं होना चाहिए। तो फोर्थ स्टेटमेंट जो है वो आपका क्या हो गया? करेक्ट। If the motion of the impeachment of a judge is taken up for voting, the law requires the motion to be backed by each house of the parliament and supported by a majority of total membership of that house and not less than 2/3 of total members of that house present and voting। ठीक है, तो फोर्थ स्टेटमेंट तो आपका करेक्ट है। आपका आंसर हो जाएगा सी। थर्ड एंड फोर्थ, फर्स्ट एंड सेकंड स्टेटमेंट आपके इनकरेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 87 को लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 87, भारतीय संविधान की किस अनुसूची के तहत खनन के लिए आदिवासी भूमि का निजी पक्षों को हस्तांतरण शून्य और अमान्य घोषित किया जा सकता है? ठीक है, आदिवासी यानी ट्राइबल से रिलेटेड है। ठीक है, तो कहां पर हमको देखने को मिलेगा? 5th शेड्यूल में। ठीक है, अंडर विच शेड्यूल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया कैन द ट्रांसफर ऑफ ट्राइबल लैंड टू प्राइवेट पार्टीज फॉर माइनिंग बी डिक्लेयर्ड नल एंड वाइड? ठीक है, तो ये कैसे है? 5th शेड्यूल से है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 88 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 88, भारत के संविधान के संदर्भ में सामान्य कानूनों में निहित निषेध या सीमाएं या प्रावधान अनुच्छेद 142 के तहत संवैधानिक शक्तियों पर निषेध या सीमाओं के रूप में कार्य नहीं कर सकते हैं। इसका अर्थ निम्नलिखित में से कौन सा हो सकता है? ठीक है, यानी कि
आर्टिकल 148 के प्रोविजंस के रिगार्डिंग यहाँ पर बात की जा रही है। विथ रेफरेंस टू द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, प्रोहिबिशन और limitations or provisions contained in ordinary laws cannot act as prohibitions or limitations on the constitutional powers under article 142. It could mean which one of the following. ठीक है, यानी कि इसका मतलब क्या है, इन स्टेटमेंट में से आइडेंटिफाई करना है। भारत के चुनाव आयोग द्वारा अपने कर्तव्यों का निर्वहन करते समय लिए गए निर्णयों को किसी भी न्यायालय में चुनौती नहीं दी जा सकती। इनकरेक्ट। The decisions taken by the Election Commission of India while discharging its duties cannot be challenged in any court of law. ठीक है, नहीं है। ठीक है, बी, भारत का सर्वोच्च न्यायालय संसद द्वारा बनाए गए कानूनों द्वारा अपनी शक्तियों के प्रयोग में बाध्य नहीं है। ठीक है, यही आपका स्टेटमेंट जो है वो करेक्ट है। द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया इज नॉट कॉन्स्ट्रेंड इन द एक्सरसाइज ऑफ इट्स पावर्स बाय लॉज मेड बाय द पार्लियामेंट। ठीक है, करेक्ट है। ठीक है, यानी कि उसको बाउंड नहीं किया जा सकता है उसकी अथॉरिटीज को यूज करने के लिए। ठीक है, ये स्टेटमेंट करेक्ट है। देश में गंभीर वित्तीय संकट की स्थिति में भारत के राष्ट्रपति मंत्रिमंडल, ठीक है, आपातकाल की घोषणा पता ही अपन लोगों को, ये 360 है। In the event of the grave financial crisis in the country, the President of India can declare financial emergency without the counsel from the cabinet. ठीक है, ऐसा नहीं है। राज्य विधानमंडल संघ विधानमंडल की सहमति के बिना कुछ मामलों पर कानून नहीं बना सकता है। ठीक है, ऐसा भी कोई प्रोविजन। State legislature can not make laws on certain matters without the concurrence of the union legislature. ठीक है, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, बी। चलिए क्वेश्चन नंबर 89 को लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 89, मातृत्व लाभ संशोधन अधिनियम 2017 के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? Which one of the following statement is are correct regarding the maternity benefit amendment act 2017? गर्भवती महिलाओं को प्रसव से पहले 3 महीने और प्रसव के बाद 3 महीने का सवेतन अवकाश मिलता है। ठीक है, करेक्ट है। प्रेग्नेंट वुमेन आर एंटाइटल्ड फॉर 3 months प्री डिलीवरी एंड 3 months पोस्ट डिलीवरी पेड लीव। ठीक है, सही है बिल्कुल। 3 month पहले और 3 month बाद तक जो है वो लीव ले सकते हैं। विथ पेमेंट उनको जो है वो ये लीव दिया जाता है। क्रेच वाले उद्यमों को मां को प्रतिदिन कम से कम 6 बार क्रेच में जाने की अनुमति देनी चाहिए। ठीक है, 6 बार। ठीक है, एंटरप्राइजेस विथ क्रेचेस मस्ट अलाउ द मदर मिनिमम 6 क्रेच विजिट अ डेली। ठीक है, देखिए यहाँ पर अपन लोग देखते हैं कि इसी एक्ट में ये प्रोविजन किया गया कि ऐसी कोई ऑर्गेनाइजेशन जहां पर 50 या उससे ज्यादा लोग काम करते हैं तो वहां पर क्या करना पड़ेगा, क्रेच बनाना पड़ेगा। ठीक है, क्रेच बनाने के साथ साथ क्या करना पड़ेगा, मदर को जो है वो है ना विजिट करने के लिए जो है उसको है ना परमिशन देनी पड़ेगी। लेकिन अपन लोग देखें तो ये विजिट कितनी है, 6 की बजाय 4 विजिट की बात जो है वो एक्ट में की गई है। ठीक है, यहाँ पर प्रॉब्लम क्या है, 6 विजिट की बात नहीं है, कितनी 4 विजिट की बात है। तो सेकंड स्टेटमेंट आपका करेक्ट है, नहीं है। 2 बच्चे वाली महिलाओं को कम अधिकार मिलते हैं। ठीक है, इनकरेक्ट है। वुमन विथ 2 चिल्ड्रन गेट रिड्यूस एंटाइटलमेंट्स। ठीक है, ऐसा नहीं है। ठीक है, एक्ट में इसके रिगार्डिंग कोई बात नहीं की गई है कि कितने बच्चे होने पर बेनिफिट मिलेगा। ठीक है, 2 से ज्यादा अगर बच्चे हैं, 2 बच्चे हैं या 2 से ज्यादा बच्चे भी हैं तो भी ये बेनिफिट्स मिलेंगे। ठीक है, तो आपका सेकंड और थर्ड स्टेटमेंट क्या हो गया, इनकरेक्ट हो गया। ठीक है, चलिए, तो ऐसा कोई ऑप्शन बन नहीं रहा है कि जिसमें आपको केवल 1 जो है वो करेक्ट दिखाई दे। ठीक है, तो देखिए वैसे अगर हम लोग देखें तो अकॉर्डिंग टू द प्रोविजंस केवल फर्स्ट स्टेटमेंट जो है वो क्या है, करेक्ट है, क्योंकि 6 विजिट की बात नहीं की गई है, 4 विजिट की बात की गई है। ठीक है, और 2 बच्चों वाली महिलाओं को कम अधिकार मिलते हैं। ठीक है, ऐसा भी नहीं है। ठीक है, 2 बच्चे से ज्यादा, 2 बच्चे हैं या 2 बच्चे से ज्यादा हैं तो भी उसको सेम जो है वो राइट्स मिलते हैं। ठीक है, तो आंसर आपका क्या होना चाहिए, केवल 1। ठीक है, यानी कि फर्स्ट ऑप्शन को हम क्या कर लें, केवल 1। क्वेश्चन नंबर 90, भारत के संविधान के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। ठीक है, विथ रेफरेंस टू द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। किसी भी उच्च न्यायालय को किसी भी केंद्रीय कानून को संवैधानिक रूप से अवैध घोषित करने का अधिकार नहीं होगा। ठीक है, इनकरेक्ट है। क्या है, इनकरेक्ट है। नो हाई कोर्ट शैल हैव द जुरिसडिक्शन टू डिक्लेयर एनी सेंट्रल लॉ टू बी कॉन्स्टिट्यूशनली इनवैलिड। इनकरेक्ट है। 42nd अमेंडमेंट ने यह प्रोविजन जरूर किया था कि हाई कोर्ट को अथॉरिटी नहीं रहेगी कि वो किसी सेंट्रल लॉ को, सेंट्रल लेजिस्लेशन को नल डिक्लेयर करे, नल एंड वॉइड डिक्लेयर करे। लेकिन 43rd अमेंडमेंट से इस सिचुएशन को फिर से रिवर्स कर दिया गया। रिवर्स करके फिर से वही ओरिजिनल कंडीशन जो है वो ला दी गई है, यानी कि हाई कोर्ट्स को भी अथॉरिटी है कि वो किसी सेंट्रल लॉ को क्या कर सकते हैं, नल एंड वॉइड डिक्लेयर कर सकते हैं। ठीक है, फर्स्ट स्टेटमेंट इनकरेक्ट। भारत के संविधान में संशोधन को भारत के सर्वोच्च न्यायालय द्वारा प्रश्नगत नहीं किया जा सकता है। ठीक है, ये भी इनकरेक्ट है। An amendment to the Constitution of India cannot be called into question by the Supreme Court of India। इनकरेक्ट है, हमको पता ही है जुडिशियल रिव्यू जो है वो क्या है ना, बेसिक स्ट्रक्चर का पार्ट है। ठीक है,
तो उस अथॉरिटी को यूज करते हुए क्या कर सकता है, सुप्रीम कोर्ट किसी भी अमेंडमेंट को जो है वो देख सकता है, और केवल देख नहीं सकता बल्कि उसको इनवैलिड भी डिक्लेयर कर सकता है। तो आंसर हो जाएगा डी, नाइदर 1 नॉर 2। चलिए क्वेश्चन नंबर 91 को लेते हैं। संसदीय शासन प्रणाली वह है जिसमें अ पार्लियामेंट्री सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट इज वन इन विच संसद में सभी राजनीतिक दलों का प्रतिनिधित्व होता है। इनकरेक्ट, ऑल पॉलिटिकल पार्टीज इन द पार्लियामेंट आर रिप्रेजेंटेड इन द गवर्नमेंट। ठीक है, सरकार संसद के प्रति उत्तरदायी होती है और संसद द्वारा उसे हटाया जा सकता है। करेक्ट। ठीक है, द गवर्नमेंट इज रिस्पॉन्सिबल टू द पार्लियामेंट एंड कैन बी रिमूव्ड बाय इट। ठीक है, बिल्कुल सही है। ठीक है, जो गवर्नमेंट होती है वो संसद या पार्लियामेंट के प्रति उत्तरदायी होती है और पार्लियामेंट उसको चाहे तो हटा सकता है। सरकार द्वारा जनता द्वारा चुनी जाती है और जनता द्वारा उसे हटाया जाता है। इनकरेक्ट, द गवर्नमेंट इज इलेक्टेड बाय द पीपल एंड कैन बी रिमूव्ड बाय देम। इनकरेक्ट, सरकार संसद द्वारा चुनी जाती है लेकिन उसे निश्चित अवधि पूरे से पहले संसद द्वारा नहीं हटाया जा सकता। इनकरेक्ट। ठीक है, द गवर्नमेंट इज चूजन बाय द पार्लियामेंट बट कैन नॉट बी रिमूव्ड बाय इट बिफोर कंप्लीशन ऑफ इट्स फिक्स्ड टर्म। ठीक है, तो आंसर आपका क्या हो जाएगा, बी। चलिए क्वेश्चन नंबर 92 को देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 92, भारतीय संविधान का कौन सा भाग कल्याणकारी राज्य के आदर्श की घोषणा करता है? वेलफेयर स्टेट का डिक्लेरेशन जो है वो कौन सा पार्ट करता है? पार्ट 4 आपका डीपीएसपी वाला। ठीक है, ए पार्ट 4 डीपीएसपी जो है वो क्या करता है, वेलफेयर स्टेट की बात करता है। ठीक है, चलिए तो 92 का आंसर हो गया है। क्वेश्चन नंबर 93 को लेते हैं। निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। भारत का संविधान संघवाद, धर्मनिरपेक्षता, मौलिक अधिकारों और लोकतंत्र के संदर्भ में अपनी मूल संरचना को परिभाषित करता है। ठीक है, बाकी सब ठीक है लेकिन मौलिक अधिकार जो है वो बेसिक स्ट्रक्चर नहीं है। स्टेटमेंट इनकरेक्ट। द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया डिफाइंस इट्स बेसिक स्ट्रक्चर इन टर्म्स ऑफ फेडरलिज्म, करेक्ट है। सेक्युलरिज्म, करेक्ट है। ठीक है, बट फंडामेंटल राइट्स जो है वो करेक्ट नहीं है। ठीक है, डेमोक्रेसी भी क्या है आपका, करेक्ट है, बट स्टेटमेंट इनकरेक्ट हो गया क्योंकि फंडामेंटल राइट्स को भी यहाँ क्या बताया गया है, बेसिक स्ट्रक्चर। भारत का संविधान नागरिकों की स्वतंत्रता की रक्षा करने और संविधान के आदर्शों को संरक्षित करने के लिए न्यायिक समीक्षा का प्रावधान करता है। करेक्ट, सेकंड स्टेटमेंट आपका करेक्ट है। द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया प्रोवाइड्स फॉर जुडिशियल रिव्यू टू सेफगार्ड द सिटीजंस लिबर्टीज एंड टू प्रिजर्व द आइडियल्स ऑन विच द कॉन्स्टिट्यूशन इज बेस्ड। सेकंड स्टेटमेंट करेक्ट है, आपका आंसर हो जाएगा बी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 94 को लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 94, गांधीवाद और मार्क्सवाद के बीच एक आम सहमति है। ठीक है, राज्य विहीन समाज का अंतिम लक्ष्य। करेक्ट। ठीक है, वर्ग संघर्ष की बात गांधी नहीं करते, निजी संपत्ति का उन्मूलन गांधी की बात नहीं, आर्थिक नीतिवाद नहीं करते। ठीक है, वन कॉमन एग्रीमेंट बिटवीन द गांधीज्म एंड मार्क्सिज्म। ठीक है, द फाइनल गोल ऑफ अ स्टेटलेस सोसाइटी, दोनों स्टेटलेस सोसाइटी की बात करते हैं। ठीक है, दोनों स्टेटलेस सोसाइटी की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 95 में आते हैं। क्वेश्चन नंबर 95, भारत के संविधान की प्रस्तावना। ठीक है, द प्रीएम्बल टू द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया इज, संविधान का एक हिस्सा है लेकिन इसका कोई कानूनी प्रभाव नहीं है। ठीक है, इनकरेक्ट। अ पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन बट हैज नो लीगल इफेक्ट। ठीक है, इनकरेक्ट है। संविधान का हिस्सा नहीं है और इसका कोई कानूनी प्रभाव नहीं है, ये भी इनकरेक्ट है। नॉट पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन एंड हैज नो लीगल इफेक्ट। ठीक है, इनकरेक्ट है। संविधान का एक हिस्सा है और इसका किसी अन्य भाग के समान ही कानूनी प्रभाव है। ठीक है, संविधान का हिस्सा है पर अन्य भागों के समान इसको जो है वो है ना प्रभावी नहीं मान सकते। अ पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन एंड हैज द सेम लीगल इफेक्ट एज एनी अदर पार्ट। इनकरेक्ट। संविधान का एक हिस्सा है लेकिन इसका अन्य भागों से स्वतंत्र रूप से कोई कानूनी प्रभाव नहीं है। ठीक है, स्वतंत्र रूप से इसका कोई प्रभाव नहीं होता है। अ पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन बट हैज नो लीगल इफेक्ट इंडिपेंडेंटली। इंडिपेंडेंटली उसका कोई इफेक्ट नहीं है, उसका इफेक्ट जो है वो कॉन्स्टिट्यूशन के अदर प्रोविजंस के साथ ही होता है। तो आपका आंसर हो जाएगा डी। क्वेश्चन नंबर 96 को लेते हैं। भारत के संविधान के भाग 4 में निहित प्रावधानों के संदर्भ निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है? ठीक है, यानी कि है ना भाग 4 यानी कि डीपीएसपी के रिगार्डिंग कुछ स्टेटमेंट दिए हुए हैं, हमको क्या करना है, देखना है कि इनमें से कौन से करेक्ट हैं। वे न्यायालयों द्वारा प्रवर्तनीय होंगे। ठीक है, इनकरेक्ट है। ठीक है, दे शेल बी एनफोर्सिएबल बाय कोर्ट्स। ठीक है, कोई कोर्ट ऑफ लॉ जो है इनको एनफोर्स नहीं कर सकता। वे किसी भी न्यायालय द्वारा प्रवर्तनीय नहीं होंगे। ठीक है, ये स्टेटमेंट करेक्ट है आपका। दे शेल नॉट बी एनफोर्सिएबल बाय एनी कोर्ट। ठीक है, करेक्ट है। इस भाग में निर्धारित सिद्धांत राज्य द्वारा कानून बनाने को प्रभावित करने के लिए है। बिल्कुल, ये क्या करते हैं, गाइडेंस प्रोवाइड करते हैं। ठीक है, डायरेक्शन प्रोवाइड करते हैं, उनका नाम ही डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स है। द प्रिंसिपल लेड डाउन इन दिस पार्ट आर टू इन्फ्लुएंस द मेकिंग ऑफ लॉज बाय द स्टेट, यानी कि सेकंड और थर्ड करेक्ट है आपका। आंसर हो जाएगा डी। क्वेश्चन नंबर 97 को ले लेते हैं। मौलिक अधिकारों के अलावा भारत के संविधान के निम्नलिखित भागों में से कौन सा मानव अधिकारों की सार्वभौमिक घोषणा
1948 के सिद्धांतों और प्रावधानों को दर्शाता है। ठीक है, यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ 1948 को रिप्रेजेंट करने का काम, ठीक है, बिसाइड्स दी फंडामेंटल राइट्स कॉन्स्टिट्यूशन के और कौन से पार्ट्स करते हैं? ठीक है, प्रस्तावना बिल्कुल करेक्ट करता है, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत भी करते हैं और मौलिक कर्तव्य भी करते हैं। ठीक है, प्रियम्बल, ठीक है, प्रियम्बल, ठीक है, करेगा, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसीज करेगा, फंडामेंटल ड्यूटीज भी करेगा। आपका आंसर हो जाएगा 1 2 3। ठीक है, मौलिक अधिकारों के अलावा भारत के संविधान के निम्नलिखित भागों में से कौन सा मानव अधिकारों की सार्वभौमिक घोषणा 1948 के सिद्धांत और प्रावधानों को दर्शाता है? ठीक है, यूनिवर्सल, ठीक है, तो नहीं, आपका आंसर होगा 1 और 2। ठीक है, 1 और 2, मौलिक कर्तव्य की बात यहां पर नहीं आएगी। ठीक है, यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स 1948 आपको फंडामेंटल राइट्स के अलावा और कहां पर रिफ्लेक्ट होते हुए दिखता है? कहां पर दिखता है? प्रीएम्बल में और डीपीएसपी में, फंडामेंटल ड्यूटीज में नहीं दिखता है। ठीक है, तो आपका आंसर क्या होगा? ए 1 और 2। चलिए क्वेश्चन नंबर 98 को लेते हैं। भारत के संदर्भ में नौकरशाही के लिए निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता उपयुक्त है? ठीक है, इन द कंटेक्स्ट ऑफ इंडिया विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द कैरेक्टरिस्टिक एप्रोप्रिएट फॉर ब्यूरोक्रेसी? ठीक है, ब्यूरोक्रेसी के लिए, ब्यूरोक्रेसी का यानी कि इंडियन ब्यूरोक्रेसी का कौन सा कैरेक्टरिस्टिक आपको यहाँ पर दिखता है जो मोस्ट एप्रोप्रिएट है? संसदीय लोकतंत्र के दायरे को व्यापक बनाने वाली एजेंसी, ठीक है, इनकरेक्ट है। एन एजेंसी वाइडनिंग द स्कोप ऑफ पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी, इनकरेक्ट। ठीक है, संघवाद की संरचना को मजबूत बनाने वाली एजेंसी, ठीक है, इनकरेक्ट है ना। एन एजेंसी फॉर स्ट्रेंथनिंग द स्ट्रक्चर ऑफ फेडरलिज्म, फेडरलिज्म के अगेंस्ट है ये तो। ठीक है, राजनीतिक स्थिरता और आर्थिक विकास को सुविधाजनक बनाने वाली एजेंसी, ये भी नहीं है। एन एजेंसी फॉर फैसिलिटेटिंग पॉलिटिकल स्टेबिलिटी एंड इकोनॉमिक ग्रोथ, ये भी नहीं है। ठीक है, सार्वजनिक नीति के कार्यान्वयन के लिए एजेंसी, करेक्ट। ठीक है, एन एजेंसी फॉर द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ पब्लिक पॉलिसीज, यही सबसे ज्यादा एप्रोप्रिएट इसका डिस्क्रिप्शन है। ठीक है, एक ऐसी एजेंसी के रूप में माना जाता है जो कि गवर्नमेंट की बनाई हुई पॉलिसीज को इंप्लीमेंट करने का काम करती है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 99 को लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 99, भारतीय संविधान के अनुसार मतदान करने के योग्य व्यक्ति को किसी राज्य में 6 महीने के लिए मंत्री बनाया जा सकता है, भले ही वह उस राज्य का सदस्य न हो। ठीक है, तो करेक्ट है स्टेटमेंट। अकॉर्डिंग टू द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, अ पर्सन हु इज एलिजिबल टू वोट कैन बी मेड अ मिनिस्टर इन अ स्टेट फॉर 6 months even if he she is not a member of that state। ठीक है, करेक्ट है। जनप्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 के अनुसार किसी आपराधिक अपराध में दोषी ठहराए गए और 5 साल के लिए कारावास की सजा पाने वाले व्यक्ति को जेल से रिहा होने के बाद भी चुनाव लड़ने के लिए स्थायी रूप से अयोग्य घोषित कर दिया। स्थायी रूप से अयोग्य घोषित नहीं किया जाता है, कितने साल के लिए किया जाता है? 6 साल के लिए किया जाता है। अकॉर्डिंग टू द रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट 1951, अ पर्सन कन्विक्टेड ऑफ अ criminal offense and sentenced to the imprisonment for 5 years is permanently disqualified from the contesting an election even after his release from prison। ठीक है ना, 6 years के लिए उसको क्या किया जाता है? डिस्क्वालीफाई किया जाता है। ठीक है, हमेशा के लिए नहीं किया जाता है। ठीक है, तो आपका जो स्टेटमेंट है वो क्या हो गया? ए करेक्ट है, आंसर हो जाएगा आपका ए। क्वेश्चन नंबर 100 को ले लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 100, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। भारत का राष्ट्रपति संसद का सत्र ऐसे स्थान पर बुला सकता है जिसे वह उचित समझे। ठीक है, क्या देखना है? सही स्टेटमेंट हमको देखना है। ठीक है, बिल्कुल करेक्ट स्टेटमेंट को आइडेंटिफाई करना है। ठीक है, तो फर्स्ट स्टेटमेंट करेक्ट है। भारत का राष्ट्रपति संसद का सत्र ऐसे स्थान पर बुला सकता है जिसे वह उचित समझे। ठीक है, ऐसी जगह पर, ऐसे समय पर बुला सकता है जो उसको एप्रोप्रिएट लगता है। तो फर्स्ट स्टेटमेंट क्या हो गया? करेक्ट। The President of India can summon a session of Parliament at such place as he she think fit। ठीक है, पता ही अपने को, भारत का संविधान 1 वर्ष में संसद के 3 सत्रों का प्रावधान करता है, लेकिन तीनों सत्रों का संचालन करना अनिवार्य नहीं है। ठीक है, इनकरेक्ट है। हमको पता है कि संविधान में ऐसा प्रोविजन नहीं है कि 3 सेशंस होंगे। ये ट्रेडिशन बेस्ड है, कन्वेंशन बेस्ड। ठीक है, ब्रिटेन की पार्लियामेंट्री प्रोसेस से ये इन्फ्लुएंस्ड है। द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया प्रोवाइड्स फॉर 3 सेशन ऑफ द पार्लियामेंट इन a year, but it is not mandatory to conduct all 3 sessions। ठीक है, स्टेटमेंट इनकरेक्ट है। संसद को 1 वर्ष में बैठक करने के लिए न्यूनतम दिनों की कोई संख्या आवश्यक नहीं है। ठीक है, तो ये भी आपका जो है वो क्या होना चाहिए? ठीक है, ये भी आपका स्टेटमेंट जो है वो क्या हो गया? इनकरेक्ट हो गया, नहीं है। ठीक है, नहीं है। हाँ, तो ये स्टेटमेंट आपका क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा। संसद को 1 वर्ष में बैठक करने के लिए न्यूनतम दिनों की कोई संख्या आवश्यक नहीं है, यानी कि मिनिमम डेज जो है वो डिसाइड कॉन्स्टिट्यूशन ने नहीं किया कि कम से कम कितने दिन जो है वो है ना सिटिंग्स होनी चाहिए, कितने दिन काम होना चाहिए। तो ऐसा कोई प्रोविजन नहीं है। नहीं की बात कह रहे हैं तो थर्ड स्टेटमेंट आपका करेक्ट है। देयर इज नो मिनिमम।
ठीक है, देयर इज नो मिनिमम नंबर ऑफ डेज दैट द पार्लियामेंट इज रिक्वायर्ड टू मीट इन अ ईयर। ठीक है, तो ये थर्ड स्टेटमेंट आपका करेक्ट है, ऐसा कोई मिनिमम डेज जो है डिसाइड नहीं किया है। तो फर्स्ट एंड थर्ड स्टेटमेंट आपका करेक्ट है, आंसर हो जाएगा आपका सी। चलिए, तो ये जो है आपका 73rd डे हम लोगों ने आज कंप्लीट कर लिया है। इसी तरीके से आपके आने वाले टास्क आपको मिलते रहेंगे। ठीक है, इन टास्क के लिए आगे कल्पाक्ष के साथ आप बने रहिए। स्टे ट्यून्ड विथ कल्पाक्ष।